रेस जीतने या कोच को इम्प्रेस करने से फर्क नहीं, उसे बस चेन युएन पूरी तरह डिस्ट्रॉयड चाहिए। अपडेटेड पोस्ट में अब चेन यान को यूनिवर्सिटी का टॉप स्कमबैग लेबल कर दिया जाता है, और भी एग्जैजरेटेड एक्यूजेशंस के साथ। वो लोग और वाइल्ड क्लेम्स जोड़ते हैं, कहते हैं उसने हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स को चेस किया और अपने हाई स्कूल की एडमिशन रेट्स भी रुइन कर दी। पोस्ट कैंपस में वाइल्ड फायर की तरह फैल जाती है, स्टूडेंट्स से लेकर फैकल्टी तक सब देख रहे हैं। मामला प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच जाता है। कोई गुस्से में फोन डेस्क पर पटकता है, इस आउटरेजियस पोस्ट से फ्यूरियस। प्रिंसिपल डिक्लेयर करता है कि वो अपने स्कूल में ऐसा ब्लैक शीप टॉलरेट नहीं करेगा, और वो वाव करता है कि पर्सनली इन्वेस्टिगेट करके उस स्कम को एक्सपेल करेगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, कोई चेन यान को इमेजिनेशन में जेनरस और वेल्थी हीरो की तरह देख रहा है, जो जरूरतमंद लड़कियों की हेल्प करता है। इस फैंटेसी में वो लिटरली विलेंस को बैटमैन की तरह किक कर रहा है, हर जगह महिलाओं के लिए खड़ा है। उसे एक मिस्टीरियस गार्डियन की तरह दिखाया जाता है, जो सिन और डिजायर से भरे शहर पर नजर रखता है। रियलिटी में ये जियाओ यूची है, इंटरोगेशन रूम में बैठी हुई, पूरे कन्विक्शन से डिक्लेयर कर रही है कि चेन युरान हीरो है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स पूछते हैं क्या उसे हीरो कहना थोड़ा एग्जैजरेटेड नहीं है। शाओयुची मुट्ठी भींच लेती है, क्लियरली इमोशनल, उस आदमी को डिफेंड करते हुए जिस पर वो बिलीव करती है। प्रिंसिपल उसकी टेस्टिमोनी रिव्यू करता है, नोट करता है कि वो स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट है, शायद झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन प्रिंसिपल फिर भी बिलीव करने से मना करता है, कहता है और क्लासमेट से पूछताछ करो, कोई इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। स्कूल बेल बजती है और इन्वेस्टिगेशन कैंपस में कंटिन्यू रहती है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स एक और फीमेल स्टूडेंट के पास जाते हैं और उसे चेन युआन के बारे में क्वेश्चंस के लिए बुलाते हैं। उसे इंटरोगेशन रूम में लाया जाता है स्टेटमेंट के लिए। लड़की रोना शुरू कर देती है, कहती है चेन युआन अच्छा इंसान है, लेकिन वो उसके लायक नहीं। वो सिसकती रहती है, एडमिट करती है कि वो वैनिटी के लिए ग्रीडी थी, और चेन युआन के बारे में सोचकर उसका दिल दर्द करता है। सिक्योरिटी ऑफिसर पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहा कि रिजेक्ट होने के बाद भी वो उसे ग्रेट क्यों मानती है। वो आंसुओं के बीच इंसिस्ट करती है कि वो अच्छा इंसान है और उसने कुछ गलत नहीं किया, बस वो उसे लव नहीं करता। प्रिंसिपल क्वाइटली रूम से बाहर चला जाता है, पूरी तरह डिफीटेड दिखता है। वो भारी साई लेता है, जो कुछ सुन रहा है उसे प्रोसेस करता है। प्रिंसिपल सोचने लगता है कि शायद चेन युआन इनोसेंट है और फोरम पोस्ट सिर्फ स्मीयर कैंपेन है। तभी कोई नोटिस करता है कि कुछ विजिटर्स सेरेमोनियल बैनर लेकर आ रहे हैं। प्रिंसिपल उन्हें ग्रीट करने जाता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है किसे ढूंढ रहे हैं। ये स्वेटा और उसके फादर हैं, जो चेन युआन के लिए कमेंडेशन बैनर लाए हैं, क्योंकि उसने ब्रेवली उनकी फैमिली की हेल्प की थी। प्रिंसिपल के चेहरे पर सब साफ है, उसे एहसास हो रहा है कि हर चीज चेन युआन के जेन्युइनली हीरोइक होने की तरफ पॉइंट कर रही है। प्रिंसिपल जूले और उसके फादर को विदा करता है, लेकिन उसका माइंड कहीं और है। डाउट क्रीप करने लगता है, उसे लगता है शायद उसने चेन युआन को गलत ब्लेम किया। वो फोरम पोस्ट खोलता है और कमेंट्स बिल्कुल वाइल्ड हैं। लड़कियां लिख रही हैं, अगर वो स्कमबैग है तो मुझे दर्जन भर दे दो। वीडियो एविडेंस है जिसमें चेन युआन ट्रैक पर कंपटीशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है, सबको डस्ट में छोड़ते हुए। एक क्लिप में वो एक लड़की को पानी ऑफर कर रहा है और उसके आसपास लिटरल हार्ट्स तैरते दिख रहे हैं। कमेंट सेक्शन लड़कियों से फ्लडेड है जो उसे डिफेंड कर रही हैं, कहती हैं कि अगर वो स्कमबैग भी है तो भी वो उसे लव करेंगी। प्रिंसिपल जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है क्या ये चेन युआन कोई पॉपुलर मेल आइडल है। उसका माइंड अपने पास्ट में ड्रिफ्ट करता है जब वो और कंटेंट स्क्रॉल करता है। उसे याद आता है कि वो भी कभी यंग और पॉपुलर था, वो टाइप का लड़का जिस पर लड़कियां सून करती थीं। लेकिन ज्यादा पॉपुलर होने के साथ जेलस गाइज भी आते थे जो उसे सक्सीड करते नहीं देख सकते थे। उसे याद है उसका डेस्क इंसल्ट से भरा मिलता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्टैंड आउट करता था। टीचर्स भी बेहतर नहीं थे, उसे सोसाइटल पैरासाइट कहते थे और पेरेंट्स को बुलाने की धमकी देते थे। अचानक सब क्लिक हो जाता है, प्रिंसिपल ब्रेक डाउन कर देता है, कहता है अब उसे समझ आया चेन युआन क्या झेल रहा है। वो वाव करता है उसे जस्टिस देगा, डिक्लेयर करता है कि इस यूनिवर्सिटी के जीनियस के साथ इनजस्टिस नहीं होने देगा। प्रिंसिपल विंडो के पास खड़ा कैंपस को देखता है रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ, और तुरंत फुल स्कूल असेंबली कॉल कर दी जाती है। बैनर पर कमेंडेशन सेरेमनी फॉर चेन युआन लिखा है। प्रिंसिपल स्टेज पर आता है और अनाउंस करता है कि थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद फोरम पोस्ट सिर्फ स्लैंडर निकली। वो डिक्लेयर करता है कि वो चेन युआन का नाम क्लियर करने आया है, उसे जस्टिस के लिए ब्रेवली एक्ट करने वाला बताता है। प्रिंसिपल जेन्युइनली इमोशनल हो जाता है, रोते हुए कहता है कितना नोबल सोल और मजेस्टिक पर्सनैलिटी है। फिर सर्टिफिकेट सेरेमनी होती है और वो सबको कहता है इस मॉडल स्टूडेंट से सीखो। पूरा क्राउड अपलॉज में फूट पड़ता है, चांट करता है लर्न फ्रॉम क्लासमेट चेन युआन। मीनवाइल चेन युआन स्टेज पर खड़ा पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है उसने कब करेज दिखाया या किसकी हेल्प की। क्राउड में लियांग गुस्से से जल रहा है, समझ नहीं पा रहा उसका प्लान कैसे बैकफायर हो गया। वो सोच रहा है स्टेज पर फ्लावर्स और अपलॉज उसे मिलना चाहिए था, चेन युआन को नहीं। तभी वो कुछ और नोटिस करता है जो उसका खून और खौला देता है। उसकी गर्लफ्रेंड जिंग पूरे इंथुजियाज्म से चेन युआन के लिए चीयर कर रही है। सिस्टम अपना काम करता रहता है, चेन युआन की फेवरेबिलिटी किसी के साथ 10 पॉइंट्स बढ़ गई है। ये हाई जिंग है जो पूरी तरह स्मिटन दिख रही है जब वो चीयर करती है। फेवरेबिलिटी नोटिफिकेशन फिर पॉपअप होता है। असेंबली के बाद लियांग यिंग को कॉर्नर करता है और उसके बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन मांगता है। वो अक्यूज करता है कि उसने चेन युआन के लिए एंथुजियास्टिकली अपलॉड किया और पूछता है इसका मतलब क्या है। वो पलटकर पूछती है वो इतना जेलाउस क्यों है। कहती है उसे बस जेन्युइनली एडमिरेशन है किसी के लिए जो गुड डीड्स करता है। वो बताती है कि चेन युआन ने इतना अच्छा किया और फिर भी फेम और वेल्थ के लिए इंडिफरेंट रहा। वो उसे प्रेज करती रहती है,
कहती है लियांग को हराने के बाद वो स्टार बन सकता था लेकिन हम्बल रहा। तभी लांग पूरी तरह स्नैप कर जाता है, उसे पकड़कर चिल्लाता है कि चेन्योंग उसे कभी बीट नहीं कर सकता। जियन दर्द से चिल्लाती है, कहती है वो उसे हर्ट कर रहा है, अभी छोड़ दे। लियोन फुल विलन मोड में रैंट करता है कि शेन युएन बस एक डॉग है जिस पर वो कदम रख चुका है और उसका डैड उसके लिए टेस्ला खरीद सकता है। इसी बीच कहीं और चेन युएन फोन पर किसी को परमिशन दे रहा है कि अंदर आ सकते हो। वो स्पेसिफिकली कहता है लो प्रोफाइल रहना, उसे ओवरली एक्सपेंसिव कार में पिकअप मत करना। और नेचुरली जो कार आती है वो लो प्रोफाइल का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, एक लग्जरी रोल्स रॉयस जो धूप में चमक रही है। चेन युएन उसे साइज करता है और फैटी होंग को डांट देता है कि उसने इतनी फ्लैशी कार क्यों लाई जब उसने स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन बोला था। पास में लिंग और शियांग ये सब देख रहे होते हैं और कोई उसे वार्न करता है कि ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों के आसपास सावधान रहना चाहिए। लग्जरी कार वहां से निकल जाती है और लियांग शॉक में खड़ा रह जाता है कि उसने अभी क्या देख लिया। तभी शियांग सीधा बॉम्ब गिरा देती है। वो लियांग से कहती है कि जब उसे उस पर ट्रस्ट ही नहीं है तो बेटर है वो ब्रेकअप कर लें। लांग पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बड़बड़ाता है ये इम्पॉसिबल है, जबकि वो साफ कर देती है कि उनका रिश्ता कभी इतना सीरियस था ही नहीं। मीनवाइल चेन युएन के पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। वो एक रियल एस्टेट एक्सचेंज बिल्डिंग पहुंचता है। वो कैजुअली कार्ड टर्मिनल पर स्वाइप करता है जैसे ये दुनिया की सबसे नॉर्मल चीज हो, और बस ऐसे ही 50 मिलियन युआन का ट्रांसफर हो जाता है। फैटी होंग इम्प्रेस्ड खड़ा देख रहा है कि बॉस कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हाथ में लेकर चेन युएन राइड बैक डिक्लाइन कर देता है क्योंकि कार बहुत अटेंशन अट्रैक्ट करती है। चलते हुए वो सोच रहा है कि उसे प्रेसिडेंट शियाओ को प्रायोरिटाइज करना है क्योंकि उसकी फेवरेबिलिटी मैक्स करने पर 25 पॉइंट एट्रीब्यूट बोनस मिलेगा। सिर्फ हाउस इनफ नहीं है, उसे सोचना पड़ेगा और क्या दे सकता है जिससे पॉइंट्स मैक्स हो जाएं। वो फोन चेक करता है और ग्रुप चैट ब्लो अप हो रहा है। सब बात कर रहे हैं कि मिस्टर स्मोकी ने किसी को विला गिफ्ट कर दी। लोग उसकी जेनरोसिटी की तारीफ कर रहे हैं, हैरान है कि उसने टेंस ऑफ मिलियंस ऐसे दे दिए जैसे कुछ हो ही नहीं। शेन युएन चैट में हम्बल रिप्लाई करता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा हेल्प किया है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि प्रेसिडेंट शियाओ को कार भी दे सकता है डील सील करने के लिए। नेचुरली वो शहर की सबसे फैंसी लग्जरी कार डीलरशिप की तरफ निकल जाता है। मैनेजर खुद बाहर आकर ग्रीट करता है, अपना नाम जंग हातुइन बताता है, कहता है वो एक स्मॉल फैमिली कार बिजनेस रन करता है। शेन युएन बिजनेस कार्ड देखता है, उस पर जंग ग्रुप लिखा है जो क्लियरली स्मॉल नहीं है। जब वो जंग ग्रुप सर्च करता है तो मैसिव कॉर्पोरेट बिल्डिंग दिखती है। उनका लोगो हर जगह प्लास्टर्ड है। उनके पास कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, शिपिंग ऑपरेशंस हैं, पूरा सेटअप है। ये आदमी क्लियरली रिच सेकंड जनरेशन है। चेन युएन कैजुअली कॉम्प्लीमेंट करता है कि इतनी यंग एज में इतना बड़ा ऑपरेशन मैनेज कर रहा है। जांग तुरंत हम्बल मोड में चला जाता है, कहता है चेन युएन उसे ब्रदर मत कहे, वो लेजेंडरी मिस्टर स्मोकी से मिलकर ऑनर्ड है। स्टाफ आपस में विस्पर कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये वीआईपी कौन है जिसे मैनेजर जांग खुद अटेंड कर रहा है। जांग उसे शोरूम टूर कराता है, ब्रैग करता है कि उनके पास पूरे सिटी की सबसे कंप्लीट लग्जरी कार कलेक्शन है। चेन युएन बिना हेजिटेट किए पूछ लेता है क्या उनके पास बुगाटी कायरॉन अवेलेबल है। जांग की कॉन्फिडेंट स्माइल फ्रीज हो जाती है। उसका ब्रेन प्रोसेस करने की कोशिश करता है उसने क्या सुना। वो नर्वस होकर एक्सप्लेन करता है कि बुगाटी कायरॉन लिमिटेड एडिशन है, पूरी दुनिया में सिर्फ 20 यूनिट्स हैं, वर्थ ओवर $1 बिलियन। शेन युएन कैजुअली कंफर्म करता है मतलब उनके पास नहीं है, और ये बात जांग के प्राइड पर क्रिटिकल हिट की तरह लगती है। फिर चेनुआन और कार्स लिस्ट करना शुरू करता है, लैम्बोर्गिनी वेनेनो, पागानी हुआयरा रोडस्टर। हर रिक्वेस्ट एक और क्रिटिकल हिट। जांग एडमिट करता है कि उनके व्हीकल्स 2 से 89 मिलियन रेंज तक हैं, बेसिकली डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। चेन युएन मुड़कर निकलने लगता है, कमेंट करता है सिलेक्शन उतना एक्सटेंसिव नहीं लगा, लेकिन जांग ऐसा कस्टमर जो 50 मिलियन हाउसेस पर ड्रॉप करता है उसे जाने नहीं देगा। वो जल्दी से चेन युएन के पीछे भागता है, पीछे एक शीट से ढकी चीज ड्रैग करता हुआ। जांग उसे रोकता है, कहता है भले उसके पास वो कार्स नहीं है लेकिन एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है। ड्रामेटिक अंदाज में वो कवर हटाता है और अनाउंस करता है उसका ट्रम्प कार्ड, फेरारी ला फेरारी। वो स्पेक्स बताना शुरू करता है, 6.3 लीटर V12 इंजन, 588 किलोवाट पावर प्लस इलेक्ट्रिक मोटर, टोटल 800 हॉर्स पावर, 0 से 100 अंडर 3 सेकंड्स। फेरारी स्पॉटलाइट के नीचे चमक रही है। प्राइस टैग 22.5 मिलियन युआन। जंग नर्वस होकर पूछता है चेन युएन क्या रिस्पॉन्स देगा, क्लियरली उम्मीद कर रहा है डील क्लोज हो जाए। चेन युएन सोचता है फेरारी सबसे एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन प्रेसिडेंट शियाओ के लिए फिटिंग गिफ्ट हो सकती है। वो एग्री कर देता है, कहता है कार हंचिंग रिवरसाइड विला कम्युनिटी डिलीवर कर दो। जंग स्टंड खड़ा है, मुश्किल से एग्रीमेंट बोल पाता है जब कार्ड पकड़ता है। जैसे ही चेन युएन पॉकेट में हाथ डालकर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने वाला होता है उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। कॉलर आईडी देखता है लू वेंजे कॉलिंग, और वो सोचता है इस आदमी को अब क्या चाहिए। कॉल उठाते ही लू वेंजे चिल्ला रहा है कि उसे चीट किया गया है। उसकी आवाज प्योर डेस्परेशन से भरी है। अब ये किस मेस में फंस गया है और चेन युएन को क्यों कॉल कर रहा है। याद करो लू वेंजा जो चीट होने की बात कर रहा है। सीन रिवाइंड होता है उसके बर्थडे पर, जहां उसकी गर्लफ्रेंड लाओजिया ने कहा था वो फ्रेंड के साथ नेल्स कराने जा रही है।
हमारा बॉय वरी कर रहा था क्योंकि वो अम्ब्रेला नहीं लाई थी। थॉटफुल बॉयफ्रेंड होने के नाते वो हैवी रेन में उसे ढूंढने निकल गया और वहीं उसने उसे ढूंढ लिया, लेकिन वो अकेली नहीं थी और नेल्स भी नहीं करवा रही थी क्योंकि वो वहां थी उसकी 3 साल की गर्लफ्रेंड एक रैंडम ड्यूड के साथ लग्जरी कार के पास बारिश में मेकआउट करती हुई। लिवन बस फ्रोजन खड़ा रह गया। जो अम्ब्रेला वो उसके लिए लाया था वो भूल गया। बारिश उसे भिगोती रही। 3 साल का रिलेशनशिप ड्रेन में चला गया और ये आदमी डेवास्टेटेड है। रो रहा है कि वो उसे पेरेंट्स से मिलाने वाला था। शेन युएन उसे ड्रिंकिंग से रोकने की कोशिश करता है, लूसली टर्म यूज करते हुए, क्योंकि उसने मिजरी में समहाउ 8 बॉटल्स पिकरी स्वेट पी ली हैं। लुएनाजा रोते हुए पूछ रहा है क्या उसने कुछ गलत किया, क्या वो उसे वापस जीत सकता है। शेन युएन उसे पकड़कर कहता है खुद को संभालो, गलती उसकी है तुम्हारी नहीं। लुआनो धीरे से एडमिट करता है कि वो जानता है। उसकी आवाज बेयरली विस्पर है। वो ट्रूथ जानता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा क्या हुआ। चेन यान अपने ब्रोकन फ्रेंड को देखता है और उसके दिमाग में गियर्स घूमते दिखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फोन निकालता है, अनाउंस करता है किसी को लेसन सिखाने का टाइम आ गया है। लू वेंजा कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है चेन युएन अभी किसे कॉल करेगा। चेन युएन कहता है उस पर पूरा ट्रस्ट रखो, वो लिया को उसके सामने नील करके रिपेंट करवाएगा जो उसने किया। फिर वो कैजुअली डीलरशिप वाले हायान को कॉल करता है, पूछता है कुछ कार्स बोरो कर सकता है, हर एक फ्यू मिलियन की, जैसे कुछ हो ही नहीं। जंग हातियन तुरंत अग्री कर जाता है, गारंटी करता है सब प्रॉपर्ली हैंडल करेगा अपने न्यू बेस्ट कस्टमर के लिए। लू विंजा और कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है लग्जरी कार्स बोरो करने में कौन सा इलैबोरेट स्कीम है। फिर चेनवान एक और कॉल करता है, इस बार शुलेले को, पूछता है वो टुनाइट फ्री है क्या। लुएनजे नोटिस करता है उसका दोस्त युआनजी अब बिल्कुल अलग लग रहा है। ले बिना हेजिटेशन अग्री कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है रात के बसलिंग फूड स्ट्रीट पर। नियॉन साइंस हर जगह चमक रहे हैं। सुलेले आती है और तुरंत चेन युएन से क्लिंग कर जाती है, कहती है उसने उसे कितना मिस किया। लुएनजीस का जॉ गिर जाता है, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा क्या देख रहा है। क्या ये वही चेन युएन है जो पहले एब्सोल्यूट नोबडी था और अब एक गॉर्जियस लड़की उसे ड्रिंक्स पोर कर रही है। चेन युएन लू वेंजा को अपना गुड ब्रदर इंट्रोड्यूस करता है। पूर्वा मुश्किल से हेलो बोल पाता है इस स्टनिंग वुमन को। शुलेले सोच रही है ब्रदर यन ने उसे इतनी लेट क्यों बुलाया सिर्फ फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसके दिमाग में तुरंत थॉट आता है क्या वो उसे अपने प्राइवेट सर्कल में ला रहा है। और ये लड़की लिटरली ग्लो कर रही है, एक्साइटमेंट और खुशी से भरी हुई। लेकिन जिस पर चेन युएन साफ करता है कि उसे असल में उससे बस एक छोटी सी परफॉर्मेंस करवानी है जो कल होने वाली है। यह सुनकर माहौल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। अगले दिन लू वेंजे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर सामने आता है, जिस पर वह एक मैसिव फर कोट, मोटी गोल्ड चेन्स और डार्क सनग्लासेस पहनकर बिल्कुल सर्टिफाइड रिच सेकंड जनरेशन जैसा दिखता है। उसे देखकर कोई भी यही सोचे कि ये किसी बड़े खानदान का लड़का है। और तभी उसे देख लेती है लियाओजिया, जिसकी आंखें शौक से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो मुश्किल से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पहचान पाती है। लू वेंजे अपना रोल परफेक्टली प्ले करता है, जिस पर वह खूबसूरत सोल से कहता है कि कार के ऑलमोस्ट हिट होने की टेंशन मत लो, वो उसे एक नई कार बाय करके दे देगा। यह सुनकर जो लड़का अभी थोड़ी देर पहले लियाओजिया को किस कर रहा था वह पूरी तरह स्टन्ड खड़ा रह जाता है और सोचने लगता है कि क्या लू वेंजे हमेशा से सीक्रेटली रिच सेकंड जनरेशन था। लियाओजिया बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है अपने एक्स को उसकी नई गॉर्जियस कंपेनियन और अपैरेंट वेल्थ के साथ देखकर, जिस पर वो उसे कन्फ्रंट करती है, पूछती है कि क्या वो ये सब उसके लिए एक्ट कर रहा है। लेकिन लू वेंजे उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और कैजुअली अपनी बेबी से कहता है कि कार में बैठो। यह सुनकर लियाओजिया पीछे नहीं हटती और कहती है कि उसे उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब पता है। हालांकि वो मानती है कि उससे गलती हुई थी, लेकिन आज का उसका ये डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस उसे भी इनोसेंट नहीं बनाता। इसी बीच चेन युएन कार के अंदर से पूरा सीन ऑब्जर्व कर रहा होता है और नोटिस करता है कि लड़की एक्ट समझ चुकी है, जिस पर वो सोचता है कि अब रियल शो शुरू करने का टाइम आ गया है। और फिर राइट ऑन क्यू एक कॉन्वॉय लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स का माउंटेन रोड पर तेजी से उतरता दिखता है। ये कोई ऑर्डिनरी कार्स नहीं है, बल्कि फेरारी, पोर्शे और मल्टी मिलियन डॉलर सुपर कार्स की पूरी लाइनअप कैजुअली रोल करते हुए पहुंचती है। कार्स रुकती हैं और कोई कैजुअली लू वेंजे को ग्रीट करता है जैसे वो पुराने दोस्त हों, जिससे इल्यूजन पूरी तरह सेल हो जाता है। तभी ब्रदर बाई अपनी क्रू के साथ बाहर आता है और मकाई को तुरंत पहचान लेता है, पूछता है कि क्या उसे वो याद है। इसके बाद ब्रदर बाई सबके सामने मकाई को एक्सपोज कर देता है, रिवील करता है कि वो हैबिचुअल लायर है जो खुद को रिच दिखाकर लड़कियों को डिसीव करता है। वो उसकी क्लमजी टैक्टिक्स का मजाक उड़ाता है और हैरानी जताता है कि अभी भी नईव गर्ल्स उसके स्कैम्स में फंस जाती हैं। फिर उसका सैवेज टोन लियाओजिया की तरफ मुड़ता है और वो पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो वेल्थी लोगों के साथ रहने के लायक है। यह सुनकर जैसे उस पर लाइटनिंग गिरती है। इसी दौरान शुलेले बस वाइब कर रही होती है, हमेशा की तरह स्टनिंग दिखती है क्योंकि उसका कैरेक्टर डिजाइन वाकई नेक्स्ट लेवल है। बाद में मकाई और लियाओजिया उसकी कार में हाईवे पर तेजी से ड्राइव करते जा रहे होते हैं। मकाई उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, कहता है कि वो उस लूजर लू वेंजे के साथ कभी हैप्पी नहीं रहेगी और प्रॉमिस करता है कि बर्थडे पर नया बैग खरीद कर देगा। लेकिन अचानक एक रेड फेरारी पीछे से रोर करती हुई आती है।
फेरारी एग्रेसिवली उनकी कार को ओवरटेक करती है, डेंजरसली क्लोज कट मारते हुए निकल जाती है। मकाई पैनिक में चिल्लाता है, ड्राइवर को प्रॉपर्ली ड्राइव करने को कहता है क्योंकि उनकी कार स्वर्व करती है। कोलिजन अवॉइड करने के लिए ब्रेक जोर से लगाया गया और कार मुड़ गई। मकाई गुस्से में विंडो से सिर बाहर निकालता है, कर्स करता है और फेरारी ड्राइवर को मिडिल फिंगर दिखाता है। लेकिन फिर फेरारी से जो बाहर निकलता है उसे देखकर उसका एंग्री एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है क्योंकि उस फेरारी से बाहर आती है शुलेले। वो रेड ड्रेस में अपने कर्व्स, लेग्स और एसेट्स को सटली शो करती है और मकाई पूरी तरह लूज हो जाता है। वो रैंट करता है कि क्या पियरलेस लग्जरी कार है और कहता है कि फेरारी भी उसके सामने कुछ नहीं है। ये देखकर लियाओजा फाइनली रियलाइज करती है कि वो पूरी तरह प्लेड हो चुकी है, जिस पर वो मकाई पर अटैक करती है, चिल्लाती है कि वो पिग और डॉग से भी बदतर है। लू वेंजे बस कामली कहता है लेट्स गो और शुलेले उसके साथ आगे बढ़ जाती है, केओस पीछे छोड़ते हुए। लियाओजा घुटनों पर गिरकर रोती है। लू वेंजे से उसे छोड़कर न जाने की भीख मांगती है, कहती है कि वो वेन नहीं है। सुओस म्याओस बस पुअर होने से डरती है, जिस पर लू वेंजे ठंडे लहजे में कहता है कि उसे उस नाम से दोबारा मत बुलाए। वो उसके एक्सक्यूजेस से पूरी तरह डन है। वो बिना पीछे देखे चला जाता है, डिक्लेयर करता है कि अब ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया है और वो उसे कभी कांटेक्ट न करे। बैकग्राउंड में रिच सेकंड जनरेशंस कैजुअली चैट कर रहे होते हैं, जबकि मकाई पूरी तरह ह्यूमिलिएटेड होकर डिजेक्टेड बैठा रहता है। लेकिन चेन युएन अभी मकाई से डन नहीं है और उसे स्लिप होकर जाने से रोक देता है। वो स्मर्क के साथ कहता है कि जा सकता है, लेकिन पहले खुद को 100 स्लैप्स दे। और फिर मकाई लग्जरी सुपरकार से घिरा हुआ खुद को स्लैप करता है और सब लोग इस रिवेंज आर्क का सैटिस्फाइंग एंड देखते हैं। सीन रात में शिफ्ट होता है, जहां क्रू किसी कॉन्सर्ट या क्लब इवेंट में सेलिब्रेट कर रही होती है। सब ग्लासेस रेज करते हैं, पावरफुल मिस्टर यन से मिलने की खुशी में टोस्ट करते हैं, जो अब अपेरेंटली चेन युएन का नया नाम है। चेन युएन सबको सपोर्ट के लिए थैंक्स कहता है और वो अश्योर करते हैं कि हायान के दोस्त उनके दोस्त हैं, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। फिर शेन युएन मेंशन करता है कि उसने सुना है यनजोंग शार्क लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का मास्टर है और उससे एक फेवर मांगना चाहता है। यनजोंग इंट्रीग्ड होकर पूछता है कि आखिर फेवर क्या है। बैकग्राउंड में कुछ गाइज नोइंग ग्लांस एक्सचेंज करते हैं, जैसे कुछ प्लान चल रहा हो। ब्रदर बाई एक्सप्लेन करता है कि उसका एक फेवरेट स्ट्रीमर है जिसे सपोर्ट करना है, लेकिन इस महीने पैसे खत्म हो गए हैं, और पूछता है कि क्या चेन युएन हेल्प कर सकता है। चेन युएन अंदर ही अंदर सोचता है हियर वी गो अगेन। उसे समझ आता है कि वेल्थी लोग फिर से टेस्ट कर रहे हैं कि वो रियल में रिच है या नहीं। संघा बात स्मूथ करने की कोशिश करता है, कहता है कि ये बस जोक है और अपनी गर्ल को सपोर्ट करना ब्रदर बाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन चेन युएन क्लियरली अनॉयड है, ड्रिंक को टाइट ग्रिप करता है, डिसरिस्पेक्ट प्रोसेस करता है। कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि क्या वो एंग्री होकर फाइट करेगा, लेकिन इसके बजाय वो कामली फोन अनलॉक करता है और पूछता है कि क्या बात सिर्फ कुछ गिफ्ट्स भेजने की है। वो अनलॉक्ड फोन सीधे ब्रदर बाई को दे देता है, कहता है कि वो बाथरूम जा रहा है, अकाउंट फ्रीली यूज करे और उसे बचाने की कोशिश बिल्कुल न करे। यह देखकर सब स्टनड रह जाते हैं। चेन युआन कैजुअली वॉक करता हुआ चला जाता है और ब्रदर बाई डिसबिलीफ में फोन पकड़े खड़ा रहता है। सोचता है क्या सच में इतना ट्रस्ट करता है। वो स्ट्रीमिंग ऐप के गिफ्ट ऑप्शंस देखता है और सोचता है कि अगर फ्रीली स्पेंड करने को कहा है तो फ्रीली ही करेगा। चेन युआन बाथरूम में सोचता है कि अगर एक्चुअल बिल पे करने को कहते तो शायद लाइन ड्रॉ करता, लेकिन स्ट्रीमिंग गिफ्ट्स तो बेसिकली फ्री रियल एस्टेट हैं क्योंकि सिस्टम सब कवर करता है। दोनों बाथरूम में कैजुअली वाइब कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक मस्कुलर गाय का एक्सप्रेशन बदल जाता है, जैसे गोस्ट देख लिया हो, क्योंकि किसी रैंडम आदमी की कोट पॉकेट में गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट चिल कर रहा है। शेन युआन अनबॉदर्ड रहता है, सोचता है ये कौन है, और मस्कुलर गाय पीछे से थम्स अप देता है। मीनवाइल वीआईपी एरिया में चेन युआन लौटता है, जहां एब्सोल्यूट केओस मचा होता है। सब गिफ्ट्स काउंट कर रहे हैं, 1000 क्रॉस होने पर चिल्ला रहे हैं। नंबर्स इतनी तेजी से क्लाइम करते हैं कि पूरा ग्रुप शॉक में है। चेन युआन कैजुअली पूछता है कि एक्साइटमेंट किस बात की है, जैसे उसने अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड हैंडओवर न किया हो। ब्रदर बाई ऑलमोस्ट टीयर्स में है, कहता है वॉलेट स्पिरिचुअल क्राइसिस में है, लेकिन शेन युआन नंबर्स देखकर स्कॉफ करता है। डिसअपॉइंटेड होता है कि उसके जाने तक 20 मिलियन से कम ही स्पेंड हुआ। यह सुनकर सब लोग पूरी तरह फ्लोर्ड हो जाते हैं। सोचते हैं कि आखिर ये यांग नाम का आदमी कौन सी आइडेंटिटी रखता है, क्या इसका फैमिली बैंक से भी ज्यादा वेल्थी है। ब्रदर बाई अपना सिर पकड़कर एगनी में बैठा है और समझाता है कि नॉर्मली वो एक दिन में टेंस ऑफ थाउजेंड्स कमा लेता है, लेकिन 13 मिलियन से ज्यादा स्पेंड करना उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जिस पर शेन युआन कैजुअली बोलता है कि 20 मिलियन सुनने में अजीब लगता है, तो क्यों ना इसे राउंड करके सीधे 60 मिलियन कर दिया जाए। यह सुनकर ब्रदर बाई लिटरली उसका आर्म पकड़ लेता है और उसे स्टॉप करने की भीख मांगता है, इंसिस्ट करता है कि स्ट्रीमर इतनी मनी डिजर्व नहीं करती, और क्वेश्चन करता है कि क्या चेन युआन के पास कोई डिवाइन पावर्स हैं। जिस पर जांग हुदियन बीच में आकर ब्रदर बाई को उसकी औकात याद दिलाता है, कहता है कि रियलाइज करो तुम अपनी लीग से बाहर हो और बॉस यान को प्रॉपर्ली टोस्ट करो। यह सुनकर ब्रदर बाई पूरी तरह सरेंडर कर देता है, ग्लास उठाता है और पलेज करता है
है कि अब से चेन युआन के लीड को फॉलो करेगा। पूरा क्लब एनर्जी से बज कर रहा है क्योंकि वीआईपी सेक्शन में जो हुआ उसे प्रोसेस करना आसान नहीं है। कुछ गॉर्जस गर्ल्स गॉसिप कर रही हैं मिस्टीरियस मिस्टर यान के बारे में और कहती हैं कि अगर उसके सर्कल में एंट्री मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाती है। तब में चेन युआन का फोन बजता है, एक नोटिफिकेशन के साथ जो उसका अटेंशन खींच लेता है। वह स्क्रीन पर ग्लांस करता है और जो भी मैसेज आया है उसने उसकी इंटरेस्ट क्लियरली पीक कर दी है। चेन युआन अनाउंस करता है कि उसे कुछ हैंडल करना है और सबको चीयर्स कहकर प्रॉमिस करता है कि अगली बार फिर मिलेंगे। कुछ लोग वंडर करते हैं कि क्या वो बिल अवॉइड करने के लिए जा रहा है, लेकिन बाकी तुरंत शट डाउन कर देते हैं क्योंकि बॉस यन की पॉकेट मनी ही उनकी एनुअल इनकम से ज्यादा है। मैसेज शाओमीर का होता है जो एक स्ट्रीमिंग गर्ल है और सोल में उससे मिलने को एक्साइटेड है। शन युआन कामली अग्री करता है कि कल मीटअप होगा। उसके चेहरे पर एक स्कीमिंग लुक है क्योंकि वो सोचता है कि काफी टाइम से उसे हैंग पर रखने के बाद अब गुडविल हार्वेस्ट करने का सही मौका है। अगले दिन एक प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कियोटिक मीटअप का सेटअप तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ वो सोच रही है कि ये बस सिंपल मीटिंग है, उसे बस चार्म ऑन करना है। वह एयरपोर्ट में स्ट्रट करती है, एब्सोल्युटली डेवास्टेटिंग दिखती है और माना साफ दिखाता है कि वो हर कर्व शो करते हुए चेन युआन को अपनी कलेक्शन में ऐड करने की प्लानिंग कर रही है। मीनवाइल चेन युआन को उसकी एक्सेलेंट श्वांग के मैसेजेस मिल रहे हैं जिसने पूरा ऐसे लिखा है कि उसने सपना देखा कि वे मैरिड थे और अब स्टार्ट ओवर करना चाहती है। जब शुयान पूछती है कि वो क्या देख रहा है, चेन युआन कैजुअली कहता है कुछ नहीं, बस कोई गार्बेज थॉट सोच रहा है। वह फोन रख देता है नोइंग स्माइल के साथ और पूछता है कि इंटरप्शन से पहले वो क्या कह रही थी। अब उसकी बैक स्टोरी सामने आती है। उसके मैनेजर ने उसे लिटरली स्क्रीम करके कहा है कि चेन युआन को कैप्चर करो, चाहे खुद को थ्रो ही क्यों ना करना पड़े। सिस्टम उसके स्टैट्स दिखाता है। शु याहान 26 साल, 167 सेंटीमीटर हाइट, लुक्स रेटिंग 7.8, जो ऑनेस्टली अंडरस्टेटमेंट लगता है, लेकिन सिस्टम कर्व बॉल फेंकता है। उसकी फेवरेबिलिटी ऑलरेडी 60 पॉइंट्स है जो बाइंडिंग के लिए ज्यादा है। शन युआन अंदर ही अंदर पैनिक करता है क्योंकि अगर बाइंड नहीं कर पाया तो सारे गिफ्टेड मनी वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए उसे पहले उसकी फेवरेबिलिटी लोअर करनी है। जिस पर वह झूठ बोलना शुरू करता है, कहता है कि वो अनएम्प्लॉयड वॉन्डरर है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वह बिलीव नहीं करती, स्माइल करती है और इंसिस्ट करती है कि इतना कॉन्फिडेंस बिना कंपनी या बिजनेस के नहीं आता। चेन युआन डबल डाउन करता है, कहता है कि गिफ्ट मनी उसके डैड से आई थी जिनकी कंपनी उसके स्पेंडिंग के कारण बैंकरप्ट हो गई और अब बैंक्स का टेंस ऑफ मिलियंस का लोन है। फिर वो बॉम्ब ड्रॉप करता है, उसके हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या वो गिफ्ट मनी रिफंड कर सकती है, जिस पर वो फ्रीक आउट करती है कि उसने हाथ भी वॉश नहीं किए। वो पूरी तरह लूज हो जाती है, स्क्रीम करती है कि कैसे वो ब्रोक होकर रिच प्रिटेंड कर सकता है और गिफ्ट रिफंड मांगने वाला रियल मैन भी नहीं होता। सिस्टम रजिस्टर करता है कि फेवरेबिलिटी 20 पॉइंट्स ड्रॉप हो गई। वो उसे लूजर कहती है और कहती है कि टाइम वेस्ट करने के लिए वो पागल थी। वो तुरंत ब्रदर लान को कॉल करती है, फेक क्राइंग करते हुए कहती है कि एयरपोर्ट कॉफी शॉप में कोई लूजर उसे बॉदर कर रहा है और वो स्कैर्ड है। शन युआन अम्यूज्ड होकर देखता है, सोचता है मटेरियलिस्टिक वुमेन पहले भी देखी हैं, लेकिन रियलिटी को रियल टाइम में डिस्टॉर्ट करने वाली ऐसी शेमलेस पहली बार देख रहा है। ट्रैप सेट हो चुका है। बैकग्राउंड में एक और प्लेन टेक ऑफ करता है और ड्रामा बिल्ड हो रहा है। डोर ड्रामेटिक तरीके से खुलता है और ब्रदर लान एंट्री करता है, पर्पल हेयर वाला रिच सेकंड जनरेशन, व्हाइट नाइट बनने को रेडी। शुयान उसे देख विक्टिम मोड एक्टिवेट कर देती है, दौड़कर कहती है कि वो स्कैर्ड है और पर्वर्ट ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन कंफर्ट करने की जगह शाओलिन उसकी ब्रेड्स पकड़कर उसे साइड में खींच लेता है क्योंकि उसने किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन को स्पॉट किया है। वो शॉक और रिस्पेक्ट के साथ चेन युआन को ग्रीट करता है, पूछता है कि ब्रदर यन यहाँ कैसे। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि कल क्लब में टोस्ट करने वालों में से था। अचानक दोनों बेस्ट बडीज जैसे बिहेव करते हैं और शाओलन इंसिस्ट करता है कि कल ज्यादा ड्रिंक न करने का रिग्रेट है, आज ट्रीट करेगा। शुयान वहीं खड़ी ब्रेन शॉर्ट सर्किट होते हुए रियलाइज करती है कि मिस्टर लान उस गाय से पोलाइटली बात कर रहा है जिसे उसने लूजर कहा। माना दिखाता है कि शाओलान का फैमिली लिटरली हाफ एयरपोर्ट ओन करता है और मनी उसके आसपास कन्फेटी की तरह रेन कर रहा है। वो धीरे से पूछती है कि क्या हो रहा है। शाओलन गुस्से में एक्सप्लोड करता है, कहता है ब्रदर यान उसके एल्डेस्ट ब्रदर का भी एल्डेस्ट ब्रदर है और उसे पता नहीं किसे डिसरिस्पेक्ट किया। वो कहता है कि शन यान चाहे तो उसके पूरे फैमिली को बेरी कर सकता है। तब ही रियलाइजेशन ट्रक की तरह हिट करता है, क्या वो उसकी सिंसेरिटी टेस्ट कर रहा था और वो फेल हो गई। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आता है, डिसाइड करती है सिचुएशन सैल्वेज करेगी। वो तुरंत क्यूट मोड में स्विच करती है, प्रोफ्यूजली अपोलोजाइज करती है और मिसअंडरस्टैंडिंग फॉरगिव करने को कहती है। सिस्टम कंफर्म करता है बाइंडिंग सक्सेसफुल है और शेनवान को 25 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स मिलते हैं। शनयन की आंखों में डेंजरस ग्लिंट आता है क्योंकि अब वो उसे कंट्रोल में रखता है। वो कैजुअली ड्रिंक सिप करता है और कहता है फाइन है, वो यंग और इनएक्सपीरियंस्ड है और वो बस जोक कर रहा था। वो ग्रेटिट्यूड में मेल्ट हो जाती है, फेवरेबिलिटी शूट अप करती है और डिक्लेयर करती है कि वो अब भी उसका फेवरेट है। शन युआन सोचता है कि प्रोफेशनल स्ट्रीमर है, मनी इन्वॉल्व हो तो फेवरेबिलिटी क्रेजी राइज करती है, लेकिन वो उसे इजी नहीं छोड़ता। शाओलान ऑफेंडेड है कि मिलियंस गिफ्ट देने के बाद चीप कॉफी मिली,
प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी डिमांड करता है। शायोलन डिनर इनवाइट करता है और चेन युएन अग्री करता है क्योंकि भाई हैं। बाहर शियोलान उसे लग्जरी कार में बैठने में हेल्प करता है और शुयन डेस्परेटली पीछे भागती है, वेट करने को चिल्लाती है। कार सिटी स्ट्रीट्स पर स्पीड करती है। समहाउ शुयन कार में आ जाती है और माना एम्फसाइज करता है कि वो चेन युएन से प्रेस होकर बैठी है। वो क्लिंग करती है, पूछती है क्या वो अभी भी एंग्री है, एडमिट करती है गलती थी और मेकअप करना चाहती है। चेन युएन कहता है टेंशन मत लो। फोन निकालता है और वो नोटिस करती है कि शार्क लाइव स्ट्रीमिंग ऐप ओपन हो रहा है। स्क्रीन पर एक्सपेंसिव वर्चुअल गिफ्ट्स दिखते हैं। शुयन पैनिक में आ जाती है, रियलाइज करती है वो क्या करने वाला है और श्योर इनफ चेन युएन किसी और स्ट्रीम पर गिफ्ट्स फ्लड करना शुरू करता है, जबकि शुयन अपनी राइवल को मनी शावर होते देख लिटरली माइंड लूज कर रही है। गिफ्ट्स बस आते ही जा रहे हैं, रॉकेट्स सैकड़ों में, हजारों में लिटरली किसी और के स्ट्रीम को फ्लड कर रहे हैं, जिस पर सामने वाली स्ट्रीमर काउंट करने की कोशिश करती है, लेकिन 3000 गिफ्ट्स पर उसका ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसके न्यूरॉन्स जैसे गिव अप कर देते हैं और वो फाइनेंशियल शॉक से ऑलमोस्ट बेहोश होने लगती है। उसका असिस्टेंट लिटरली चिल्ला रहा है कि इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल तो करो, क्योंकि उसकी सिस्टर ने अपनी पूरी लाइफ में इतना पैसा कभी नहीं देखा। इवन सीजन्ड स्ट्रीमर्स भी माइंड लूज कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली जो लोग इतनी फास्ट गिफ्टिंग करते हैं उनके पास इतना रियल मनी बैकअप में नहीं होता। जिस पर शुयान फुल मेंटल ब्रेकडाउन में चली जाती है, रियलाइज करती है कि अगर उसने अर्लियर फंबल नहीं किया होता तो ये सारा पैसा उसका हो सकता था। वह अंदर ही अंदर स्क्रीम करती है कि ये मैन क्लियरली उसके साथ गेम खेल रहा है, लेकिन चेन युएन फोन पर स्मर्क कर रहा है, जीरो रिमोर्स के साथ। और यहीं पर चीजें वियर्ड हो जाती हैं, क्योंकि यावीर उसके स्पेंडिंग हैबिट से एक्चुअली टर्न्ड ऑन हो रही है और उसकी फेवरेबिलिटी अचानक 30 पॉइंट्स जंप कर जाती है। वो इमेजिन करने लगती है कि अगर ये फिंगर्स फोन टैप करने की जगह कुछ और कर रहे होते तो कैसा फील होता। सिस्टम फिर से 30 पॉइंट बूस्ट रजिस्टर करता है, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन पूरी तरह वाइल्ड हो चुकी है। चेन युएन जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है क्या ये लड़की फाइनेंशियल ह्यूमिलिएशन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि दूसरों को गिफ्ट्स देने से उसकी अफेक्शन राइज हो रही है। इसके बाद वे ब्लैक पर्ल पहुंचते हैं, जो पूरे सिटी का सबसे एक्सक्लूसिव 3 स्टार प्राइवेट रेस्टोरेंट है और ये जगह ओल्ड मनी वाइब्स से भरी हुई है। शाओलन एक्सप्लेन करता है कि ये रेस्टोरेंट मेंबर्स ओनली सिस्टम पर चलता है, मैक्सिमम प्राइवेसी के साथ, लेकिन असली अट्रैक्शन इसके 3 फेमस हाइलाइट्स हैं। चेन युएन सही गेस करता है कि फर्स्ट 2 आउटस्टैंडिंग फूड और यूनिक सीनरी होंगे, लेकिन तीसरा क्या है। शाओलन इंप्रेस्ड होकर पूछता है कि क्या वो लास्ट हाईलाइट भी फिगर आउट कर सकता है। तभी चेन युआन स्पॉट करता है एक ब्यूटीफुल वुमन को, जो पॉन्ड के ऊपर बने स्टनिंग पैविलियन में ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही है। शाओलिन रिवील करता है कि तीसरा हाईलाइट बॉस की डॉटर शाओयुकी है, लेकिन जैसे ही शाओयुकी ऊपर देखती है और चेन युएन को रिकॉग्नाइज करती है, उसका एक्सप्रेशन डिसबिलीफ में बदल जाता है। चेन युएन भी उसे पहचानता है, प्रेसिडेंट शाओ कहकर स्टैमर करता है और लिटरली स्वेट करने लगता है। एयर में टेंशन इतनी थिक है कि नाइफ से कट की जा सके। तभी शुआन पॉजेसिवली चेन युएन का आर्म पकड़ लेती है, जिस पर सिस्टम दिखाता है कि शाओयुकी की फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट्स ड्रॉप हो गई है। यही मोमेंट है जब प्रेसिडेंट जो स्नैप कर जाती है और प्योर रेज में अपना इंस्ट्रूमेंट हाफ में तोड़ देती है। पीछे फायर इरप्ट होता हुआ दिखता है और फिर टीयर्स आते हैं, क्योंकि ये गॉर्जियस वुमन जेन्युइनली हार्ट ब्रोकन है। चेन इंटरनली पैनिक करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट शाओ कमबैक के करीब थी और अब सब क्रैश हो रहा है। उसे फील होता है कि ये सिचुएशन सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर ओवरटर्न होने वाली है। ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर सीरियस ड्रामा विटनेस करने वाला है और फिर चेनुअन क्लासिक काबेदोन मूव करता है, शाओयुकी को वॉल के अगेंस्ट पिन कर देता है, क्योंकि डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट मेजर्स डिमांड करते हैं। वो रोते हुए उसे छोड़ने को कहती है, जर्क बुलाती है, अक्यूज करती है कि वो उसकी इमोशंस के साथ टॉय कर रहा है, लेकिन शेनुआन डिसाइड करता है कि अगर ये कंटिन्यू हुआ तो सब लूज हो जाएगा, इसलिए उसे ऑल इन जाना पड़ेगा। उसका ओपनिंग मूव रैंडम लगता है। वह पूछता है क्या उसने साइकिलिंग मूवी टू द फोर देखी है। वह कंफ्यूज हो जाती है, पूछती है मूवीज का चीटिंग से क्या रिलेशन है। तभी वह रिवील करता है कि वही टोमेटो टाइकून है जिसके बारे में उसने सुना है। रियलाइजेशन उसे जोर से हिट करता है। लाइटर हाथ में पकड़े हुए वो सडनली सब क्वेश्चन करने लगती है। चेनुआंग ड्रामेटिक प्रोटैगनिस्ट मोड में चला जाता है, स्मोक एस्थेटिक तरीके से उसके आसपास घूमता है और वह अपने एक्स्ट्रॉर्डनरी फैमिली बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता है। वह इनसेन इनहेरिटेंस रूल बताता है कि एयर को 1 महीने में 10 बिलियन स्पेंड करना होता है, तभी 50 बिलियन फॉर्च्यून क्लेम कर सकता है। फ्लैशबैक्स दिखते हैं। वह रैंडम प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, जिसमें स्विम गियर पहने किसी गाय के साथ कोई विड कॉन्ट्रैप्शन भी शामिल है। बिल्डिंग्स के ऊपर पिंक ब्लिम्प उड़ रहा है, क्योंकि जब बिलियंस बर्न करने हो तो एयरशिप फंड क्यों नहीं। वह एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स में भी इन्वॉल्व है, इवन आर्कटिक ग्लेशियर्स रीलोकेट कर रहा है। वह एक्सप्लेन करता है कि अर्लियर वाली गर्ल बस एक स्ट्रीमर थी, उसे एक्स्ट्रावेगेंटली टिप करना पड़ा ताकि स्पेंडिंग कंटिन्यू रहे और पूरा ड्रामा स्टेज्ड था। वह उसे टेंडरली होल्ड करता है, कहता है ये सीक्रेट बहुत समय से उस पर हैवी था और अब सिर्फ वही ट्रूथ जानती है। फिर ड्रामेटिक गुड बाय बोलता है
है, फेस कवर करता है जैसे लाइफ का बिगेस्ट सैक्रिफाइस कर रहा हो। और तभी उसे रियलाइजेशन होता है कि वह अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट कर रही थी, जबकि वो फैमिली इनहेरिटेंस के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा था। गिल्ट उसे ट्रक की तरह हिट करता है। वह खुद से पूछती है कि उसने कैसे डाउट किया। चेनॉन स्टारी नाइट में वॉक करता है जैसे ड्रामा का मेन कैरेक्टर हो। वह उसके पीछे दौड़ती है, रोती है, एडमिट करती है कि मिस्टेक उसकी थी, उसे रॉन्गली अक्यूज किया। उसका हैंड डेस्परेटली उसके आर्म को पकड़ लेता है, उसे जाने नहीं देती। वह सोचती है कि उसने फैमिली सीक्रेट्स ऑनेस्टली रिवील किए, सिर्फ उसके लिए। उसकी आईज में लिटरली हार्ट्स हैं। रियलाइज करती है कि वो सच में केयर करता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि एक्ज्यूकी की फेवरेबिलिटी 20 पॉइंट्स जंप होकर 92 पर पहुंच गई है। रेस्टोरेंट की गॉर्जियस ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर मैनिपुलेशन की मास्टर क्लास का बैकड्रॉप बनती है। शाओयुकी अब स्माइल कर रही है, अर्लियर मूड के लिए अपोलोजाइज करती है और इंसिस्ट करती है कि पूरा मील वो कवर करेगी। शियोलन बिलीव नहीं कर पाता कि सिर्फ 5 मिनट्स में सिचुएशन पूरी तरह टर्न हो गई। मीनवाइल शुयान इंटरनली स्कीम कर रही है। सोचती है ये वुमन हाई एंड माइटी एक्ट कर रही है जैसे ऑलरेडी जीत गई। वह ऑफेंसिव मोड में जाती है। चेन युएन से कहती है इंट्रोड्यूस प्रॉपर्ली करे। पूछती है क्या वह 2 ब्यूटीज कंपटीशन हैंडल कर सकता है। शाओयुकी डेंजरस स्माइल देती है। ओपोनेंट को कूल टोन में एड्रेस करती है। कहती है कि शुआन को उसका रियल नेम भी नहीं पता, तो शायद ब्रदर कहना बंद करे, क्योंकि शायद वो उससे यंगर है। मना इस क्लैश को फीनिक्स के रेगुलर बर्ड पर डोमिनेट करने जैसा विजुअलाइज करता है और ऑनेस्टली एक्यूरेट है। शियोलन शॉक में है, रियलाइज करता है ये फेयर फाइट नहीं, कंप्लीट वन साइडेड डोमिनेशन है। शाओयुकी फीनिक्स ऑरा के साथ ट्रायम्फेंट खड़ी है और सू यन रेज से सीदिंग कर रही है। चॉपस्टिक ड्रामेटिक इंटेंसिटी से फ्राइड राइस में स्टैब होता है। टेंशन पीक पर पहुंचती है, लेकिन चेन युएन कामली अनाउंस करता है कि वो हंग्री है और ईटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, कंप्लीटली अनबॉदर्ड कैट फाइट से। दोनों वुमेन आइस और फायर ऑरा के साथ ग्लेयर करती हैं, फिर साइमल्टेनियसली लुक अवे करती हैं। ट्विन सन एनर्जी के साथ रिफ्यूज करती हैं फर्दर एक्नॉलेज करने से। शियोलन माइंड ब्लोन है कि चेन युएन एंग्री भी नहीं हुआ। कंक्लूड करता है कि उसके मेथड्स मिस्टीरियस और कनिंग है। वह दोनों राइवल्स कंपेयर करता है, एक फेमस स्ट्रीमर जो वेल्थ रीप करती है और दूसरी लोकली रिनाउंड टैलेंटेड वुमन हाई एस्पिरेशंस के साथ। शीलन डिसाइड करता है कि चेन युएन के मैनूवर्स नॉर्मल चार्मिंग आर्ट से कहीं आगे हैं। उसकी इमेजिनेशन में चेन युएन मेल सक्यूबस बन गया है। दोनों विमेन उस पर फॉन कर रही हैं। शाओयुलन एडमिट करता है कि पहले वो उसकी वेल्थ से कॉन्कर्ड था, लेकिन अब वो उसका स्पिरिचुअल आइडल बन गया है। वह ड्रामेटिक डिक्लेयर करता है कि वो ब्रदर यान को डेथ तक फॉलो करेगा। चेन युएन कंफ्यूज लुक देता है इस सडन लॉयल्टी प्लेज पर। लेटर दैट नाइट हुदा कैंपस में चेन युएन रिलीव्ड है कि किसी और ने एक्सपेंसिव डिनर पे किया। वह कॉन्क्वेस्ट प्रोग्रेस चेक करता है और जू यन 10,000 से राउंड डाउन करके 8,000 दिखाता है, क्योंकि अपेरेंटली मैथ ऐसे काम करता है। सिस्टम दिखाता है कि उसके 2 ब्लॉन्ड टारगेट्स की कॉन्क्वेस्ट राउट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। शाओयुकी की प्रोफाइल में फेवरेबिलिटी 91 दिखती है, 25 एट्रीब्यूट पॉइंट्स रेडी हैं और पियानो स्किल रिवॉर्ड के तौर पर वेट कर रहा है। शाओमी का प्रोफाइल 92 फेवरेबिलिटी पर है और उसकी डांस स्किल उसकी कॉन्क्वेस्ट फाइनल होते ही अनलॉक होने वाली है। चेनवन दोनों फेवरेबिलिटी लेवल देखता है और नोटिस करता है कि दोनों काफी हाई हैं, तो वो सोचने लगता है कि क्या अब चीजों को थोड़ा ज्यादा अग्रेसिवली पुश करने का टाइम आ गया है। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे प्रोफाइल पर जाती है जिसे वो पहचानता ही नहीं। वो सोचता है कि आखिर ये पर्सन उसके सिस्टम से कब बन गया। वो हाईजिंग है, लियांग की गर्लफ्रेंड, जिसकी फेवरेबिलिटी अब 76 पर है, जबकि शुरुआत में वो सिर्फ 25 पॉइंट्स पर थी। चेनवन अपने दोस्तों के साथ चल रहा होता है और सच में कंफ्यूज है कि बिना कुछ ट्राई किए ही उसकी फेवरेबिलिटी इतनी कैसे बढ़ गई। तभी नीचे से किसी के पब्लिक कन्फेशन की आवाज आती है और लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं ये सोचकर कि कोई प्योर लव वॉरियर एक्शन में है। चेन युएन की इंटरेस्ट तुरंत जाग जाती है, क्योंकि इस वक्त उसे प्योर लव वॉरियर का ड्रामा जेन्युइनली एंटरटेनिंग लग रहा है। नीचे का सेटअप बिल्कुल पागलपन जैसा है। हर तरफ कैंडल्स जली हुई हैं जो मिलकर एक बड़ा हार्ट शेप बना रही हैं और चारों तरफ भीड़ जमा है शो देखने के लिए। वो लड़का पूरा जोर लगा रहा है, इलेक्ट्रिक गिटार बजाते हुए सिर पीछे फेंककर ड्रामेटिक अंदाज में अपने टारगेट के लिए गाना गा रहा है। उसके हाथ में गुलाबों का बड़ा सा बुके है और वो माफी मांग रहा है, मान रहा है कि वो गलत था। उसने उसके साथ कोल्ड ट्रीटमेंट किया और बेवजह सख्ती दिखाई। और स्पॉटलाइट में खड़ी लड़की भीड़ के बीच कोई और नहीं बल्कि खुद हाइंग है। चेन तुरंत लांग को पहचान लेता है, वही लड़का जिसने पहले भी खुद को एम्बैरेस किया था। वो पूरे इस क्रिंज वाले एक्स लवर ड्रामे को मजे लेकर देख रहा है। यिंग गुस्से में लियांग का हाथ झटक देती है जब वो उसकी बांह पकड़ने की कोशिश करता है। वो मुड़कर चली जाती है, चेहरे पर चमक के साथ, जबकि लियांग पीछे खड़ा पूरी तरह टूट चुका है। लियांग सच में उसका नाम चिल्ला रहा है, जैसे खाली हवा में पुकार रहा हो, उससे वापस आने की भीख मांग रहा है। लेकिन वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही, क्योंकि उसने जिसे ढूंढना था वो मिल चुका है, और वो है हमारा लड़का चेन युआन। वो खुशी से भरकर कह रही है कि उसे कितना लकी फील हो रहा है कि वो उसे मिल गया, और चेन युआन बस खड़ा है, पूरी तरह कंफ्यूज इस अचानक मुलाकात से। अब वो अपना फोन उसके चेहरे के सामने कर रही है, उससे वी चैट पर ऐड करने की रिक्वेस्ट कर रही है, जो किसी ऐसे इंसान के लिए काफी फॉरवर्ड है जिसे वो मुश्किल से जानता है। भीड़ हैरान है। प्योर लव वॉरियर पूरी तरह डिमोलिश हो चुका है और लांग घुटनों के बल बैठा हार मान चुका है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। वो पूछ रहा है कि आखिर चेन युआन ही क्यों। चेन युआन इस पूरे सीन को पूरी इंडिफरेंस के साथ देख रहा है। वो लियांग
लियांग के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, जैसे वो उसे कोई अनचाही थेरेपी देने वाला हो। लियांग पलटकर पूछता है कि क्या चेन युएन उसे और ह्यूमिलेट करने आया है, लेकिन चेन युएन उसे एक अनएक्सपेक्टेड लाइन मारता है। वो कहता है कि वो हमेशा से लियांग से जलता था। वो बताता है कि पहले लियांग के पास सब कुछ था, लुक्स, एथलेटिक टैलेंट, लड़कियां जिनकी आंखों में हार्ट्स बन जाते थे उसे देखकर, लेकिन अब पूरी तरह चेन युआन की तरफ शिफ्ट हो चुकी है और लियांग को ये सब रियल टाइम में देखना पड़ रहा है। चेन युएन उसे याद दिलाता है कि जीत और सक्सेस के चक्कर में वो अपनी गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स को पूरी तरह इग्नोर कर बैठा। फिर वो असली सवाल पूछता है, कैसा लग रहा है ये समझकर कि तुमने खुद को एक पूरा क्लाउन बना लिया। ये बात लियांग को पूरी तरह तोड़ देती है। वो रोने लगता है, मान लेता है कि गलती उसी की थी। भीड़ में खड़ी लड़कियां कमेंट कर रही हैं कि उसका कोल्ड ट्रीटमेंट डिग्निटी से नीचे था। हाईशांग ये सब देख रही है और चेन युएन की बातों से सच में मूव्ड लग रही है। उसे महसूस होता है कि वो उसे समझता है और उसी पल उसकी फेवरेबिलिटी 91 तक शूट कर जाती है। चेन युएन के दोस्त भीड़ में खड़े सोच रहे हैं कि आखिर उसका इस नई लड़की से क्या रिलेशन है। उनमें से एक तुरंत फैसला करता है कि ये बात शाओयुकी को बतानी पड़ेगी और चेन युएन को स्कमबैग कहता है। उस रात डॉर्म में शाओ भागती हुई शाओयुकी के रूम में घुसती है, चिल्लाते हुए कि चेन युएन ने उसे चीट किया है, लेकिन शाओयुकी शांत रहती है, कहती है कि कोई भी चीट कर सकता है, पर चेन युएन का चीट करना लिटरली इम्पॉसिबल है। वो समझाती है कि दूसरे लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, ये चेन युएन कंट्रोल नहीं कर सकता और इसका मतलब कुछ नहीं होता। शाओ खबरें दिखाती है कि चेन युएन दूसरी औरतों पर खूब पैसा खर्च कर रहा है। शाओयुकी कैजुअली कहती है कि उसे पहले से पता है और असली अमाउंट 30 मिलियन से भी ज्यादा था, जो न्यूज में बताया गया उससे कहीं ज्यादा। वो ट्रस्ट को रिलेशनशिप की फाउंडेशन बताती है। फिर शाओ को चिढ़ाती है कि वो जन्म से सिंगल है, उसे समझ नहीं आएगा। शाओ हक्का बक्का खड़ी रह जाती है और शाओयुकी खुश होकर गुनगुनाती रहती है जैसे चेन युएन ने कोई मैजिक कर दिया हो। दूसरी तरफ एक मर्डर मिस्ट्री गेम में चेन युएन जम्हाई ले रहा है। नकली मर्डर सॉल्व करना उसके लिए अब एक्साइटिंग नहीं है। उसका दोस्त शांगदाओ उसे डांट रहा है कि गेम के बीच सो क्यों रहा है, लेकिन चेन युएन कहता है कि वो खुद आना ही नहीं चाहता था। टेबल पर बैठी लड़कियां तुरंत उस पर फिदा हो जाती हैं, कॉफी ऑफर करती हैं, पूछती हैं आज रात कोई प्लान है क्या। शांगदाओ कहता है कि लड़कियां सिर्फ इसलिए आई हैं क्योंकि चेन युएन आ रहा था, जो आम लड़कों के लिए समझना मुश्किल है। एक बनी कॉस्ट्यूम वाली लड़की रो रही है कि उसके कैरेक्टर ने अपने बचपन के स्वीट हार्ट को छोड़ दिया और मर गई। कह रही है कि वो डिजर्व करती थी। शियांगदाओ बताता है कि लिन शु टोंग भी आई है क्योंकि उसने सुना चेन युआन आएगा और वो इन दिनों डॉक्टर के पास जा रही है। चेन युआन सोचने लगता है कि शायद उसने पहले उसके साथ ज्यादा हार्श बिहेव किया। वो उसे पीछे रोते देखता है और सोचता है कि शायद वो सच में रिपेंट करना चाहती है। वो मानता है कि गलती उसकी थी, गिल्ट उसका है, लेकिन वो खुद से पूछता है कि क्या वो ज्यादा हार्टलेस तो नहीं हो रहा। टेबल पर बैठी लड़कियां पूछती हैं कि क्या वो वही फेमस ऑनलाइन सेंसेशन शेनहा यंजोंग है। लिन शुतोंग हिम्मत जुटाकर कुछ कहने की कोशिश करती है और बोल्ड होकर कहती है कि अगर चेन युआन सच में यंजोंग है तो वो अपना सिर उतारकर बॉल की तरह यूज करेगी। तब एक आदमी अंदर आता है, महंगा सूट पहने, जैसे जगह उसी की हो। चेन युआन उसे तुरंत पहचान लेता है और उसके चेहरे से साफ है कि वो उसे देखना नहीं चाहता था। वो है लियोंटो। लियोंटो सीधे लिनशु के पास जाता है, खुद को शॉप ऑनर बताता है, उसका कॉन्टैक्ट मांगता है। लिनशु थोड़ा चौंक जाती है इस अचानक अप्रोच से। लियोंटो वही लड़का है जो हाई स्कूल में चेन युआन का राइवल था, अपने अमीर फैमिली के दम पर उसे लगातार बुली करता था। फ्लैशबैक में दिखता है चेन युआन को उसके गुंडे मार रहे हैं और लियोंटो साइड में खड़ा मुस्कुरा रहा है। अब चेन युआन तय करता है कि वो ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं बनेगा। वो लियोंटो को सबसे इंट्रोड्यूस करता है, उसकी एलाइट यूनिवर्सिटी, कंपनी और मिलियन की एसेट्स की तारीफ करता है। सब इंप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर चेन युआन खुद को डाउन प्ले करता है, कहता है कि उसके परिवार को बस कुछ मिलियन का डिमोलिशन कंपनसेशन मिला है, कुछ खास नहीं। लिन शुतोंग का दिमाग प्रोसेस कर रहा है, एक तरफ मिलियन वाला एलाइट, दूसरी तरफ बस डिमोलिशन मनी वाला लड़का। उसकी फेवरेबिलिटी 40 पॉइंट गिर जाती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि डॉगलिकिंग रिलेशनशिप खत्म, अब उसकी फेवरेबिलिटी 15 पर है और उसी पल लिन शुतोंग खुशी खुशी लियोंटो को वीचैट पर ऐड कर लेती है। वो खुद से कहती है कि एक बेवकूफ भी समझ सकता है किसे चुनना है। लियोंटो घमंड से हंस रहा है, कहता है कि पहले उसे मारना कुत्ते को मारने जैसा था और अब वो सिर्फ कुचला जा सकता है। चेन युआन उसके सामने खड़ा है, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे उसे रियल और इमेजिनेशन के फर्क का पूरा एहसास हो और खेल अभी शुरू हुआ हो। चेन युआन की आंखें उन शब्दों पर हल्की सी सिकुड़ जाती हैं और वो बात को अपने दिमाग में बाद के लिए नोट कर लेता है। लियोंटो वेटर को बुलाता है और ऐलान करता है कि चेन युआन की टेबल फ्री है क्योंकि उसके पुराने क्लासमेट ने आज उसे इतना खुश कर दिया। चेन युआन बस अजीब सी हंसी हंस सकता है। ये जो दिखावटी चैरिटी है वो साफ तौर पर उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए है। उसके दोस्त सच में उसके लिए चिंतित हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, लेकिन चेन युआन मुस्कुराकर उन्हें इशारा करता है कि वो ठीक है। वो कहता है कि उसे बस अचानक कुछ बातें समझ आ गई हैं। उसने लिन शुतोंग को वही मौका दिया जो वो चाहती थी, लेकिन अफसोस तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता। अब से उसके दिल में उसके लिए जरा सी भी सिंपैथी नहीं होगी क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करती। जाते समय ल्यूना आखिरी वार करता है। वो चैलेंज देता है कि क्या चेन्यान में इतनी हिम्मत है कि वो कल हाई स्कूल रियूनियन में आए। चेन्यान एक पल रुकता है। वो समझ रहा है कि ये इन्विटेशन दरअसल उसे फिर से ह्यूमिलेट करने का एक और मौका है।
लेकिन हमारा मैन हल्की सी स्मर्क के साथ कहता है कि जब ली दियो ने खुद पर्सनली इनवाइट किया है तो उसे जरूर आना चाहिए। और अब हम पहुंच चुके हैं हाई स्कूल रियूनियन में, रूम 888, एक फैंसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि ऑब्वियमेंटे लियोना ने सबसे महंगा कमरा बुक किया है। लियोन ताओ खड़ा होकर ऐलान करता है कि सारे खर्चे वो कवर करेगा, पैसे खर्च करने के लिए ही होते हैं। वो पूरा रिच मैन वाला एक्ट कर रहा है। और क्लासमेट्स उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कह रहे हैं कि बचपन से ही पता था कि वो सक्सेसफुल बनेगा। वहीं चेन यान चुपचाप अपना ड्रिंक सिप कर रहा है और सोच रहा है कि ये आदमी दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। तभी वो अंदर आती है और अचानक ये रियूनियन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि शाओ रुयू बेहद खूबसूरत लग रही है। वो लेट आने के लिए माफी मांगती है, कहती है कि आज फैमिली ड्राइवर की छुट्टी थी, इसलिए उसे टैक्सी लेनी पड़ी। अगर पूछो तो ये भी रिच लोगों की ही प्रॉब्लम है। शाओ रुयू वही लड़की है जो पूरे 3 साल चेन युआन की व्हाइट मूनलाइट थी, वो जिसे वो कभी पा नहीं सका। स्कूल में वो इतनी मिस्टीरियस और नोबल थी कि हर लड़का उसके आसपास अपना कंपोजर खो देता था, और जो भी ज्यादा पास आता उससे लड़ने को तैयार हो जाता। चनवान हल्का सा मुस्कुराता है, उसे पता है अब इस टेबल पर क्या होने वाला है। लियोना तुरंत आगे बढ़ता है, फोन पहले से हाथ में, और उससे वी चैट मांगता है। वो कमरे की सबसे खूबसूरत लड़की को छोड़ नहीं सकता। लियोना अंदर ही अंदर गुस्से में जल रहा है। वो कसम खाता है कि चेनयान को उसके प्लान के लिए पछताना पड़ेगा। शाओरुयू वी चैट एक्सचेंज करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो सोच रही है कि ये आदमी है कौन, उसे स्कूल से याद ही नहीं। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि शाओरू के साथ नया डॉग लिकिंग रिलेशनशिप सफलतापूर्वक बाउंड हो गया। उसके स्टैट्स सामने आते हैं। अपीयरेंस रेटिंग 9.2, क्योंकि वो सच में गॉर्जियस है, लेकिन फेवरेबिलिटी फ्लैट 0। सिस्टम चेन यन को 35 पॉइंट्स और 4 लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी देता है, और क्लासमेट्स सोच रहे हैं कि वो इतना इंप्रेसिव कब बन गया। तभी लियाओजा बोल पड़ती है। वो पूछती है कि क्या इंप्रेसिव होने का मतलब रिच सेकंड जनरेशन के लिए लाइकी बनना है। वो सीधे चेन युएन पर इल्जाम लगाती है कि वो लुएंजा और उसके स्कमबैग दोस्तों के साथ घूमता है, जिन्होंने कितनी कितनी इनोसेंट लड़कियों को धोखा दिया है। एक क्लासमेट शिन युआन को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन लियू जिया जोर देती है, कहती है कि लुएंजे ने उसकी फीलिंग्स के साथ खेला और ब्रेकअप के बाद ऐसे आगे बढ़ गया, इससे कुछ हुआ ही नहीं। वो ड्रामेटिक तरीके से रोने लगती है। कोई चेन युएन पर आरोप लगाता है कि वो शिया रुई का कॉन्टैक्ट लेकर उसे रीसेल करने वाला है। शाओरुयू कहती है कि उसे ये पूरी सिचुएशन घिनौनी लग रही है, और ऐसे इंसान के साथ डिनर करना उसे मतली जैसा फील करा रहा है। उसकी फेवरेबिलिटी 5 गिर जाती है। सिस्टम कंफर्म करता है कि अब उसकी फेवरेबिलिटी -10 है, जो बुरे तरीके से भी इंप्रेसिव है। लियोना आग में घी डालता है। वो चेनियन को जॉब ऑफर करता है और शेख ही बघारता है कि कम से कम उसका पैसा क्लीन है। वो साफ तौर पर नमक छिड़क रहा है, लेकिन चेन युएन सब समझ रहा है। लियाओजा पहला अटैक करती है। लियोन्ता उसे सपोर्ट करता है। अगर कोई और होता तो इस कोऑर्डिनेटेड वॉर से टूट जाता। हमारा मैन बस मुस्कुराता है और फोन निकालकर कहता है कि इस बार उन्होंने खुद अपना चेहरा आगे किया है ताकि वो उन पर कदम रख सके। कट टू, चेन युआन अपनी लाल स्पोर्ट्स कार में शियाओ रुयू को घर छोड़ रहा है। रात में सिटी लाइट्स के बीच गाड़ी दौड़ती हुई। शाओ रुयू सोच रही है कि शायद वो ज्यादा जल्दबाजी कर गई, वो उसे अच्छे से जानती भी नहीं। शन युएन कैजुअली कहता है कि वो काफी समय से एक चीज नोट कर रहा है। वो उसके बैग पर लटक रहे पेंडेंट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये शायद दाइको तामान है। वो चौंक जाती है, पूछती है कि क्या उसे सच में इसके बारे में पता है। चेनियन बताता है कि उसे ओदान देखना पसंद है, खासकर दीका, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन उसे बहुत कूल लगता है। ये सुनकर शाओ रुयू की आंखें चमक उठती हैं। अब वो उसे अलग नजर से देख रही है, क्योंकि वो किसी ऐसी चीज से कनेक्ट कर रहा है जिसे वो सच में पसंद करती है। उनके बीच की केमिस्ट्री अब रियल लग रही है। वो मुस्कुराती है और वो मुस्कान जैसे सारी दीवारें गिरा देती है। चेन्युएन उसके उस साइड को देख रहा है जो शायद ही कोई और देख पाया हो। चेन्युएन सोचता है कि उसका ये जिंदा दिल साइड सरप्राइजिंग है। शायद उसका ठंडा बर्ताव बस एक प्रोटेक्टिव मास्क था। उसे खुश देखकर उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने की एक अजीब सी इच्छा जागती है। वो खुद से मानता है कि ये पहली बार है जब उसने किसी के लिए ऐसा फील किया है। वे उसके फैमिली मेंशन के सामने रुकते हैं, जो इतना बड़ा है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर में इतना कमा भी नहीं सकते। शेनयान कहता है कि आज की रात अच्छी थी, क्योंकि उसने शाओरू का एक अलग साइड देखा। वो भी कहती है कि अब से उसे रू कहे और उसे घर छोड़ने के लिए थैंक करती है। दोनों एक ही तरह का अजीब सा पोज बनाकर खड़े रहते हैं, फिर अचानक साथ में हंस पड़ते हैं। शियारू सोच रही है कि चेन युएन काफी इंटरेस्टिंग है। वो उसे चाइल्डिश नहीं समझता जैसे बाकी ओएली लोग समझते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है उसकी माँ इंतजार कर रही होती है। पूछती है इतनी देर से क्यों आई। फिर वो ब्लाइंड डेट की बात छेड़ देती है, पूछती है क्या उसने सोचा है। माँ बताती है कि उसके पापा की कंपनी मुश्किल में है, हान फैमिली का इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। शाओरू पूछती है कि क्या उसकी शादी और खुशी मायने नहीं रखती, उसे किसी प्लेबॉय से क्यों शादी करनी पड़े। माँ सख्ती से कहती है कि जो कुछ भी वो खाती, पहनती और एंजॉय करती है सब उनके पैसों से है। अगर कंपनी खत्म हुई तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। वो कहती है कि हान शाओंग परफेक्ट नहीं है, लेकिन हालात ज्यादा जरूरी हैं, और पूछती है
क्या वो चाहती है कि उसकी माँ घुटनों पर गिरकर भीख मांगे? शाओरुयू टूट जाती है, आंसू भरी आंखों से कहती है कि वो समझती है। एक आंसू उसके प्यारे दाइको तामन पेंडेंट पर गिरता है, वही जिसे चेन युआन ने नोटिस किया था। उधर चेन युआन अपने रिच दोस्तों के ग्रुप चैट में स्क्रॉल कर रहा है, जहां लोग घड़ियां दिखा रहे हैं और सुंदर स्ट्रीमर्स की बात कर रहे हैं। तभी कोई मैसेज डालता है कि बड़ी गॉसिप है और सबको टैग करता है। चेनवन स्नैक खाते हुए सोच रहा है कि इस बार जांग हायन क्या खोलने वाला है। वो गॉसिप एक न्यूज आर्टिकल था जिसमें स्पेकुलेशन किया गया था कि शाओ ग्रुप फाइनेंशियल क्राइसिस में है और उनकी एआईएस शायद हानमिन ग्रुप में शादी करने वाली है। चेन यन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है, एक मिनट, क्या वो खुद ही इस गॉसिप में इन्वॉल्व हो गया? ये सवाल उसके दिमाग में जलने लगता है। शिया रुयू किसी और से शादी करने वाली है। वो उसकी खूबसूरत शक्ल याद करता है, वही लड़की जिसने आज पहली बार उसके सामने अपना दिल खोला था। हाई स्कूल की यादें वापस आने लगती हैं, जब वो अपनी खिड़की से उसे दोस्तों के साथ गुजरते हुए देखता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया पास जाने की। चेन्युआन अपनी मुट्ठी भींच लेता है और कहता है, नहीं, इस बार सब अलग होगा। वो ऐलान करता है कि इस बार वो शर्मीला नहीं रहेगा, वो फिर से उसकी लाइफ में सिर्फ एक गुजरता हुआ किरदार नहीं बनेगा। अगले दिन जब चेन युआन जॉगिंग कर रहा होता है, दो औरतें उसे देखती हैं और पहचान लेती हैं कि ये वही रनिंग वाला लड़का है जो वायरल वीडियो में था। कोई उसे बीच में रोक लेता है और क्या आप ही कोनी मैनी उसके सीने पर हाथ रखकर ध्यान खींचता है। वो महिला खुद को शेन शुई बताती है और पूछती है कि क्या वो इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना चाहता है, और साफ है कि वो अपने एसेट्स का इस्तेमाल करके उसे मनाने की कोशिश कर रही है। वो उसे ड्रीम बिल्ड मीडिया कंपनी का बिजनेस कार्ड देती है, प्रोफेशनल दिखने की कोशिश करती हुई। शेन यन बिना एक सेकंड गवाए कह देता है कि सॉरी, उसे इंटरेस्ट नहीं है, और वो आगे बढ़ने लगता है। शेन शुए इतनी साफ मना सुनकर हिल जाती है और सोचती है कि उसे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। वो उसके पीछे जाती है, कहती है कि उसकी कंपनी एक लीजिटिमेट मल्टी चैनल नेटवर्क है, उनकी कैपेबिलिटी स्ट्रांग है और सैलरी भी कॉम्पिटिटिव है। फिर वो अपना ट्रम्प कार्ड फेंकती है, कहती है कि उनकी कंपनी को गॉडली रिच मिस्टर यान का बैकअप है जो शार्क प्लेटफॉर्म पर डोमिनेट करता है। वो उसे धमकी भी देती है, अगर उसने साइन नहीं किया तो मिस्टर यान उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है। चेनवन अंदर से गुस्से में जल रहा है, सोच रहा है कि ये जिद्दी औरत कितनी इरिटेटिंग है और वो उसकी ही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके उसे धमका रही है बिना जाने। वो पूछती है कि वो कैसे फाइट बैक करेगा, और वो सोचता है, क्या ये सच में मानती है कि वो कुछ नहीं करेगा? चेन यूनन कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वो कुछ नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी नहीं करेंगे। वो फोन निकालता है और शेन शुए कंफ्यूज खड़ी रहती है। वो रिच फ्रेंड्स ग्रुप चैट में पोस्ट करता है, पूछता है कि क्या कोई ड्रीम मीडिया को जानता है, क्योंकि कोई शेन शुए उसकी आइडेंटिटी यूज करके उसे हैरेस कर रही है। जवाबों की बाढ़ आ जाती है। शहर के दूसरे कोने में ड्रीम बिल्ड मीडिया के हेडक्वार्टर में नतीजे आने वाले हैं। शेन शुए का फोन बजता है, उसका बॉस कॉल कर रहा है। वो सोचती है कि उसने सीधे उसे क्यों कॉल किया। फोन उठाते ही बॉस उस पर चिल्लाने लगता है, कहता है तुरंत वापस आओ, अगर काम नहीं करना तो छोड़ दो। शेन शुए घबरा जाती है, हकलाते हुए कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसका पूरा कॉन्फिडेंट फैसा टूट जाता है। शेन युएन नई डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है, सोचता है हन ग्रुप उसकी लड़की के लिए कंपटीशन करने की हिम्मत करता है, वो उन्हें दिखाएगा कि वो क्या है। उधर श्याओ रुयू को उसके पेरेंट्स एक सिंपल मीटिंग के नाम पर हान फैमिली के बच्चों से मिलने ले जा रहे हैं। उसकी माँ इसे नया दोस्त बनाने जैसा बता रही है, कहती है हानजाओ गैंग काफी सिंसियर लगता है, मैनिपुलेशन साफ दिख रहा है। तब रॉय के फोन पर मैसेज आता है, शेन यान पूछ रहा है वो कहाँ है। वो जवाब देती है कि वो एम्पायर पैलेस रेस्टोरेंट जा रही है एक शेड्यूल के लिए। वो कहता है कि वो उसकी लोकेशन पर इंतजार करेगा। रॉय का दिमाग दौड़ने लगता है, क्या चेन युएन को पता है कि वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है? उसका मन उस रात की तरफ चला जाता है, कार में सिटी लाइट्स और उनका कनेक्शन। वो सोचती है कि अगर उसे किसी के साथ होना ही पड़े तो उस घटिया हन जगांग से बेहतर चेन युआन है। उसके पिता उसकी सोच तोड़ते हैं, कहते हैं कि उन्होंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अगर कुछ हो तो शांत रहना और इसे फैमिली की मदद समझना। कार में अजीब सी चुप्पी छा जाती है। रुयू धीरे से कहती है कि वो समझती है, लेकिन अंदर से हर चीज चिल्ला रही है कि कुछ गलत है। वे लमरिडियन होटल पहुंचते हैं, ऐसी जगह जो कॉर्पोरेट पावर प्ले चिल्लाती है। हन फैमिली का असिस्टेंट दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। वो उन्हें प्रोफेशनली ग्रीट करता है और कहता है, प्रेसिडेंट हान मीटिंग रूम 305 में इंतजार कर रहे हैं। उसकी नजरें रुआ यू पर अटकी हुई हैं। वो अंदर ही अंदर उसकी नेचुरल ब्यूटी पर कमेंट कर रहा है, जैसे शाओ फैमिली की बेटी की रेपुटेशन सच हो। उसके ख्याल और भी खराब हो जाते हैं। वो उसे हान फैमिली के लिए मांस जैसा इमेजिन करता है। अरयू को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसकी नजर असिस्टेंट के ब्रीफ केस पर जाती है जो डॉक्यूमेंट से भरा है। वो सोचती है, ये तो ब्लाइंड डेट थी, इतने कागज क्यों लाए हैं? मीटिंग रूम में हास में हैंसन शॉय बैठा है, सिगरेट पीता हुआ, और उसके पास हन शोंग जो बेहद घटिया दिख रहा है। रॉय की आंखें फैल जाती हैं जब वो टेबल पर फैले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखती है। उसका दिल बैठ जाता है। ये ब्लाइंड डेट नहीं है। वो अपने पिता की तरफ मुड़कर पूछती है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। हान ग्रुप शहर का बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, लीजिटिमेट बिजनेस और ग्रे इंडस्ट्री दोनों में हाथ है। हंसुई चालाक और लोभी है, जहां फायदा दिखे वहां सबसे पहले पहुंचता है। वो रुई की तारीफ करता है, कहता है वो एक ग्रेसफुल यंग लेडी बन गई है, लेकिन उसके मुंह से ये प्रीडेटरी लगता है। रू शालीनता से जवाब देती है, लेकिन पीछे फोन पर टाइप कर रही है। हंशाओ गैंग उसके पास आता है, कहता है उससे मिलने के बाद से वो चैन से चाय या खाना भी नहीं खा पाया।
सपनों में भी वही है। रू अजीब सी मुस्कान देती है और उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। वो बेहया आदमी कहता है कि उनके बीच फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं और उसकी कमर पकड़ लेता है। वो कहता है कि वो जल्द ही फैमिली बन जाएंगे और उसके हाथ गलत जगह जा रहे हैं। रूयू गुस्से में उसे धक्का देती है, कहती है किसने कहा फैमिली, अपने हाथ हटाओ। उसका पिता उसे डांटता है कि हान शांग के साथ बदतमीजी मत करो। रू रोते हुए अपने पिता को देखती है। उसका पिता हान फैमिली से माफी मांगता है, कहता है बेटी जवान है, समझती नहीं, और उसे लगता है वो परफेक्ट मैच है। हंस सनुई कहता है सब बैठें और असिस्टेंट इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट समझाए। असिस्टेंट बताता है हान फैमिली एक 100 मिलियन युआन देकर 20% स्टेक खरीदेगी। शर्त यह है कि श्याओ रुयू हान शाओंग से शादी करे और आखिरी किस्त तब ट्रांसफर होगी जब रुयू हान फैमिली के अगले पोते को जन्म देगी। रुयू का हाथ जोर से डॉक्यूमेंट्स पर गिरता है जब उसे इस डील का पूरा वजन महसूस होता है। वो खड़ी हो जाती है, गुस्से में कहती है कि इस आदमी से शादी और बच्चा करना नामुमकिन है। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं। वो अपने पिता से पूछती है क्या वो उसे यहाँ प्रॉपर्टी की तरह बेचने लाए हैं। उसकी माँ उसे शांत होने को कहती है, लेकिन रू चिल्लाकर कहती है कि उसे काम नहीं होना। वो सिसकते हुए पूछती है कि उसके पिता का बिजनेस फेल होना उसकी पूरी लाइफ को क्यों अटैक करे। वो सीधे हान शांग की तरफ उंगली उठाती है, उसके पीने, जुआ खेलने और बाकी सारे गंदे शौक गिनाती है और साफ कह देती है कि वो कभी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी। तभी उसका खुद का पिता उसे जोर से थप्पड़ मार देता है और पूरा कमरा एकदम साइलेंट हो जाता है। रायू वहीं खड़ी रह जाती है, शौक में, अपना हाथ जलती हुई गाल पर रखे हुए, और अब उसके आंसू खुलकर बह रहे होते हैं। उसके पिता फट पड़ते हैं, कहते हैं कि उन्होंने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया, फैमिली क्राइसिस में है और उसे बस अपनी ही पड़ी है। आर्यू की आवाज टूट जाती है जब वो धीरे से कहती है कि उसे सिर्फ खुद की पड़ी है। सब कुछ होने के बाद उसकी माँ भी बोलती है कि रुआयू को समझना चाहिए कि उसके पापा ये सब पूरे परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं और अगर कंपनी गिर गई तो सब साथ में डूब जाएंगे। रुयू बेतहाशा आर्ग्यू करती है कि अगर कंपनी गिर भी जाए तो वो फैमिली मिलकर उसे फिर से खड़ा कर सकते हैं, उनके पास एक दूसरे तो रहेंगे। तभी उसकी माँ वो करती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो सबके सामने घुटनों पर बैठ जाती है, अपनी ही बेटी के सामने घुटनों के बल उससे दया की भीख मांगते हुए। रॉय कमरे में चारों तरफ देखती है, अपने पिता, हन सांसुई, हन शांग, सबके चेहरे जो ये इमोशनल मैनिपुलेशन चुपचाप देख रहे होते हैं। वो अपनी माँ से उठने को कहती है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है, कहती है कि जब तक रू इस शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी वो नहीं उठेगी। रू अब ठीक से बोल भी नहीं पा रही, पूरी तरह इमोशनल ब्लैकमेल में डूबी हुई। होनियागोंग मौका देखकर आगे आता है, कहता है कि वो सच में उसे पसंद करता है और अगर वो कहे तो आसमान से तारे तोड़ लाएगा। रू का हौसला टूटने लगता है। वो सोचती है क्या यही उसकी किस्मत है, हालातों में फंसी हुई, खुद को एक सोने के पिंजरे में बंद पंछी जैसा फील करती है। बाहर खूबसूरत गुलाब हैं, लेकिन वो फिर भी जेल ही है। ऐसी फैमिली में जन्म लिया जहां सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। आखिरकार उसका रिजॉल्व टूट जाता है। वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि वो जो कहेंगे वही करेगी, बस प्लीज उठ जाओ। और बस ऐसे ही उसके पेरेंट्स का रवैया बदल जाता है। माँ उसे अच्छी बेटी कहकर सराहती है और पिता गुस्से में बोलने के लिए माफी मांगते हैं, जैसे इससे सब ठीक हो जाता हो। हैंसन तुरंत एक और सिगरेट जलाता है और कहता है कि अब जब लड़की को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत साइन किया जाए। रॉय के पिता भी तुरंत मान जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है। सिर झुकाकर अपने नए बिजनेस पार्टनर्स को सम्मान देते हैं। हानसेन हुई शिकारी जैसी मुस्कान के साथ कहता है कि जितनी जल्दी साइन होगा शादी उतनी जल्दी होगी और फंड्स भी जल्दी आएंगे। हाओंग के चेहरे पर घिनौनी मुस्कान आ जाती है। वो याद करता है कि उसने उसे नीचा दिखाया था और अब वो उसकी पत्नी बनने वाली है। उसके दिमाग में जो गंदे ख्याल चल रहे हैं वो बेहद घटिया हैं। कमरा फिर से अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। सब लोग रू की किस्मत पर मुहर लगाने की तैयारी कर रहे हैं और वो दरवाजे के पास अकेली हारी हुई खड़ी है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और शेन युएन अंदर आता है, पूछता है कौन उसकी लड़की को छीनने की कोशिश कर रहा है और सबको निकल जाने को कहता है। रॉय का सिर झटके से उठता है। वो उस आवाज को तुरंत पहचान लेती है। यकीन ही नहीं होता कि वो सच में यहाँ है। उसके पिता हन शाओवांग, हनुई, सबके चेहरे देखने लायक होते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका छोटा सा अरेंजमेंट टूट गया। चेन युएन इस वक्त खतरनाक ऑरा के साथ खड़ा है, पूछता है किसकी हिम्मत हुई उसे नजरअंदाज करने की। रॉय का चेहरा उसे देखते ही चमक उठता है, जैसे उसका नाइट इन शाइनिंग आर्मर सच में आ गया हो। हन फैमिली का असिस्टेंट पागलों की तरह चेन युएन पर झपटता है, उसे पागल कुत्ता कहता है और हमारा मैन उसे एक ही पंच में ऐसा मारता है कि वो हवा में उड़ता हुआ कमरे के दूसरी तरफ जा गिरता है, फर्नीचर तक हिल जाता है। चेन बस हल्के से अपने मुट्ठी पर फूंक मारता है, जैसे उसे कुछ फील ही नहीं हुआ। हनशाओंग गुस्से में चिल्लाता है कि उसके लोगों को मारने की हिम्मत कैसे हुई और बॉडीगार्ड्स अंदर आ जाते हैं। चेन युआन उन्हें घूरता है, कहता है ये लोग बेटियों को खरीदने बेचने वाले नीच लोग हैं और धमकी देता है कि हान फैमिली को जड़ से मिटा देगा। तब हंस सनई हाथ उठाकर सबको रोकता है। उसे एहसास हो जाता है कि ये लड़का सिंपल नहीं है। वो पूछता है कि चेन यान किस बड़े परिवार से है,
लेकिन हमारा मैन कहता है कि वो जानने के लायक नहीं है। बूढ़ा आदमी अपने बेवकूफ बेटे को चुप रहने को कहता है और सोच समझकर कदम उठाने की सलाह देता है। चेन यन रू की तरफ मुड़कर कहता है कि चिंता मत करो, वो अभी और यहीं उसकी फैमिली की मुश्किलें सॉल्व करेगा। रॉय कुछ बोल ही नहीं पाती, उसका दिमाग तेजी से सब समझने की कोशिश कर रहा है। उसके पिता फिर से कॉन्ट्रैक्ट की बात छेड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी सिर्फ पैसे की चिंता है। चेन युएन उसे सुनाकर कहता है कि वो अपनी ही बेटी को सिर्फ 100 मिलियन में बेच रहा है, जबकि उसके पास अभी भी कंपनी के 20% शेयर्स बचे हैं। फिर वो आराम से कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है और कहता है कि वो उन शेयर्स को 500 मिलियन में खरीदेगा। कागज हवा में उड़ने लगते हैं। हैंसन तुरंत हिसाब लगाता है, समझ जाता है कि जो इंसान 500 मिलियन कैश निकाल सकता है उसके पास 10 बिलियन से ज्यादा एसेट्स होंगे। बूढ़ा आदमी मानता है कि उसने बहुत लोगों को पढ़ा है, लेकिन चेन का इरादा समझ नहीं पा रहा। रॉय के पिता के मन में लालच उफान मारता है, सोचता है 500 मिलियन से कंपनी भी बच जाएगी। शेन युएन कहता है कि पैसा फ्री नहीं है, उसकी एक शर्त है, और वो एक उंगली उठाकर इशारा करता है, फिर सीधे आरयू की तरफ इशारा करता है और सबका दिल रुक सा जाता है। रूई का दिमाग सबसे बुरी तरफ चला जाता है। वो सोचती है कि वो भी उसे 500 मिलियन में खरीदना चाहता है जैसे बाकी सब। उसका डिजाइनर बैग और छोटा कीचेन जमीन पर गिर जाता है। वो जमीन पर बैठ जाती है, फुसफुसाती है कि वो भी बाकी लोगों जैसा ही है, उसे सिर्फ प्रॉपर्टी समझता है। उसका टूटा हुआ कीचेन वहीं पड़ा है जैसे उसकी हालत। लेकिन फिर शेन युएन अपनी असली शर्त बताता है और कमरे में सब हिल जाते हैं। 60% शेयर्स सीधे आरयू के नाम होंगे। वो कंफर्म करता है कि जैसे ही शेयर ट्रांसफर पूरा होगा 500 मिलियन उसके पिता के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ड्यू अपना मुंह ढक लेती है, उसे यकीन नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। वो उसे आजाद कर रहा है कंपनी का कंट्रोल देकर। उसके दिमाग में ऐसा फील होता है जैसे कोई पंछी आखिरकार अपने सोने के पिंजरे से उड़ गया हो, ताला टूट गया हो और दरवाजा खुल गया हो। और ऐसे ही चेन युएन उसका हीरो बन जाता है, पूरा मैन कैरेक्टर एनर्जी के साथ खड़ा। सिस्टम उसे 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स देता है। रायू की कृतज्ञता बढ़ती जाती है, पहले 10 फिर और 10, क्योंकि इस मैन ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। सिस्टम दिखाता है कि उसकी फेवरेबिलिटी अब 85 पॉइंट्स है। एक वकील शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है। रुआयू अब भी सब प्रोसेस कर रही है। चेन युएन कहता है साइन करो, और एक बार साइन हो गया तो कोई भी तुम्हारी लाइफ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो साइन करती है बैंक नोटिफिकेशन आ जाता है, 500 मिलियन यान जमा हो चुके हैं। क्योंकि हमारा मैन मजाक नहीं करता। आर्यू के पेरेंट्स फोन देखते हुए खुशी से पागल हो रहे हैं, उनकी आंखों में लालच चमक रहा है। उसके पिता यकीन नहीं कर पाते, पूछते हैं क्या उसे बस यही चाहिए, और चेन हाँ कहता है। पूछता है और कुछ चाहिए क्या, लेकिन फिर चेन युएन का टोन बदल जाता है और वो एक साफ चेतावनी देता है। श्याओ फैमिली की किस्मत अब उसके थॉट्स पर टिकी है, और अगर वो लोग फिर कभी रू को उसकी विल के खिलाफ फोर्स करते हैं तो वो समझ जाते हैं अनबेरेबल पेन फील करना क्या होता है। और फादर इस समय लिटरली डर से पसीना बहा रहा है। चेन युएन मुस्कुराकर रू की तरफ मुड़ता है, जिस पर वो उसे बोलता है यहाँ रुकने लायक कुछ भी नहीं है, और वह खुशी खुशी उसके साथ जाने को मान जाती है। लेकिन बाहर निकलते वक्त हांस शुए उन्हें रोक लेता है, चेन युएन के काम की तारीफ करता है और अपने बेटे की तरफ से अपॉलॉजी भी देता है। बूढ़े आदमी के दिमाग में जो आदमी कैजुअली 500 मिलियन कैश निकाल सकता है वो देश का सबसे अमीर इंसान ही होगा। वह कंक्लूड करता है कि इतनी स्ट्रांग ताकत और अनप्रिडिक्टेबल तरीके वाले इंसान को एनिमी बनाना बिल्कुल बेवकूफी होगी। हांग हिम्मत करके अपने डैड से कंप्लेन करता है कि चेन युएन ने पहले शुरू किया था, जिस पर ये इस पूरे सिचुएशन की सबसे बेवकूफी भरी बात लगती है। और हंसू अपने बेटे पर पूरी तरह भड़क जाता है, उसे थप्पड़ मारते हुए चिल्लाता है कि हान फैमिली की लेगेसी उसके जैसे फूल से बर्बाद हो जाएगी। चेन युएन और रू साथ बाहर निकलते हैं, जबकि पीछे हंसुई अपने निकम्मे बेटे को मारता ही रहता है। और ऑनेस्टली ये आयरनी काफी अजीब तरह से सुंदर लगती है। इसके बाद सीन फैंसी ला मेरिडियन होटल के बाहर शिफ्ट होता है, जहां हमारे मैन कैरेक्टर बाहर निकल रहे हैं। कार के अंदर रूयू चेन युएन को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, और सब कुछ झेलने के बाद भी वो बहुत गॉर्जस लग रही है। चेन युएन कैजुअली बोलता है कि ये पहली बार नहीं है जब उसने उसे बचाया है, जिसे सुनकर रूयू तुरंत रुक सी जाती है। और फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें छोटी उम्र की रुआयू रात में अकेले अपनी बाइसिकल चलाती है, उम्मीद करती है कि उसे कोई बैड लोग ना मिलें। तभी अंधेरे में अचानक हेडलाइट्स दिखती हैं, जो देखकर पूरा माहौल रेड फ्लैग जैसा लगने लगता है। कुछ गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक, जिसके शरीर पर ड्रैगन टैटू बने हैं, बोलता है कि उन्हें बस थोड़ा पॉकेट मनी बोरोज करना है। फिर उनमें से एक उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि वो इतनी प्रिटी है इसलिए वो उसे मजे करने ले जाएगा। और पूरा सीन बेहद डरावना महसूस होता है। वो उसे घसीट कर ले जाते हैं, जिस पर एक हंसते हुए कहता है जितना वो चिल्लाएगी उतना उन्हें एक्साइटमेंट मिलेगा, और वह उनसे उसे छोड़ देने की भीख मांगती है। तभी अचानक कहीं से कोई आता है, एक गुंडे पर अटैक करता है और चिल्लाता है क्लासमेट शाओ जल्दी भागो। मिस्टीरियस सेवर उस पर चिल्लाता है तेज भागो और पीछे मत देखना, उसे सेफ्टी की तरफ धक्का देता है, जबकि खुद अकेले खतरे का सामना करता है। गुंडे अपना ध्यान उस हीरो पर कर लेते हैं जिसने उनका प्लान खराब किया, और अपने लड़कों को उसे पीटने का ऑर्डर देते हैं। उस रात रू जितना तेज भाग सकती थी भागती है। उस मोमेंट में इतनी घबराई हुई थी कि जिसने उसे बचाया उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई। जब तक वो पुलिस को बुलाती है और वो लोग वापस सीन पर आते हैं, तब तक उसका सेवर और अटैकर
मार्कर्स दोनों पूरी तरह गायब हो चुके थे। अब प्रेजेंट में वापस रू धीरे से मानती है कि उसने हमेशा सोचा था कि वह अपने लाइफ में कभी उस इंसान से नहीं मिलेगी जिसने उसे बचाया था, और तभी रियलाइजेशन उस पर अचानक गिरता है। वह मिस्टीरियस हीरो असल में चेनवन ही था, और फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट्स और बढ़ जाती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि फेवरेबिलिटी अब 95 पॉइंट्स तक पहुंच गई है, और अब कंग्रेचुलेशंस बनती है क्योंकि काउंटर अटैक मिशन ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है। रिवॉर्ड्स मिलना शुरू होते हैं, उसके खर्च से 50 मिलियन यन वापस मिलते हैं, और साथ में इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और कोरियन की प्रोफिशिएंसी भी मिलती है। चेनॉन का स्टैट शीट अपडेट होता है जिसमें 35 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स दिखते हैं, और उसका स्टेटस एक बहुत स्ट्रॉन्ग छोटे सुपर हीरो जैसा दिखता है, जो ऑनेस्टली काफी एडोरेबल लगता है। हमारा लड़का खुद शॉक हो जाता है कि काउंटर अटैक इतना जल्दी हो गया। वह कंप्लेन करता है कि उसके पास अभी भी इस लड़की पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत ट्रिक्स बाकी थे, लेकिन रू हल्की ब्लश के साथ मुस्कुराती है और कहती है यह भी अच्छा लगता है। और कार के अंदर रोमांटिक टेंशन अब बहुत ज्यादा महसूस होती है। शेन युएन खिड़की के बाहर देखता है। वह सोचता है कि इस बार वह सिर्फ साइड लाइन से देखने वाला बाईस्टैंडर नहीं है। उसे वह रात साफ याद आती है जब वह उन गुंडों से लड़ते हुए बुरी तरह पिट गया था। उसे बचाते हुए उसका शरीर ब्रूजेस और खून से भर गया था। उसकी पास्ट सेल्फ उसी मेमोरी से उसे थम्स अप देती है, क्योंकि इस बार उसने अपने पुराने आप को डिसअपॉइंट नहीं किया। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे आसपास स्पार्कलस और पिंक फूल खिल रहे हों। उनके चेहरे धीरे धीरे करीब आते हैं और लगता है कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है। दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं, दिल जोर से धड़कते हैं। तभी अचानक फोन बजने लगता है और पूरा मोमेंट खराब कर देता है। और ये कॉल शायुकी का होता है, क्योंकि टाइमिंग हमेशा गलत ही होती है। शायुकी एक्साइटेड होकर चेन युएन को बताती है कि वह ऑलरेडी विला में शिफ्ट हो गई है और फर्नीचर खरीद रही है। फिर वह पूछती है क्या उसे पता है कल कौन सा दिन है। चेन युएन स्मूथली कहता है उसे पता है कि उसका बर्थडे है और गिफ्ट्स रेडी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह चिल्ला रहा होता है क्योंकि प्रेसिडेंट शाओ ने बिल्कुल गलत समय पर कॉल किया। इसी बीच शाओयुकी के नए $60 मिलियन विला में मूवर्स फर्नीचर अंदर ला रहे होते हैं, और वह चेन यान से कहती है कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पर ज्यादा ओवरबोर्ड मत जाना। और वही शाओयुकी खुद बेहद खूबसूरत लगती है और कैजुअली थॉटफुल, लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं गिफ्ट्स मांगती है अपने क्लासमेट्स वाली बर्थडे पार्टी के लिए। चेन्योंग कैजुअली बताता है कि उन्होंने पहले से रोड ब्लॉक कर दिया है और पूछता है अपनी फेरारी का क्या करे, जैसे वो अपने सुपर कार प्रॉब्लम का हम्बल ब्रैग कर रहा हो। शाओयुकी डेकोरेशन में मदद के लिए बुला ली जाती है और जल्दी से कॉल खत्म कर देती है। चेन यान को चेयरफुल गुड बाय कहती है और फोन पर किस भी देती है। और अब शाओयुकी खुशी से लिटरली नाचती है, सेलिब्रेट करती है कि अब उसका अपना $60 मिलियन का घर है, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। उसके आसपास जैसे मनी बरस रहा हो और वह मैन कैरेक्टर एनर्जी दिखा रही है। सोचती है ये पूरा अरेंजमेंट कितना स्वीट है। वापस कार में चेन युएन कुछ अजीब नोटिस करता है और सोचता है वेट, उसने ये भी नहीं पूछा विला किसने खरीदा, जैसे ये इन लोगों के लिए नॉर्मल हो। तभी रॉय अचानक उसकी तरफ मुड़ती है और उसे अपने कॉलेज क्लासमेट्स की बर्थडे पार्टी में आने का इनवाइट देती है। पूछती है क्या वह साथ आएगा। चेनवन तुरंत स्ट्रेटेजिस्ट मोड में चला जाता है। सोचता है इनविटेशन एक्सेप्ट करना उसे ओपन माइंडेड और कम सस्पिशियस दिखाएगा, लेकिन रुयू पोलाइटली मना कर देती है। कहती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद घर पर उसे बहुत काम संभालना है और ये सही भी नहीं होगा क्योंकि वो उसके दोस्त हैं, उसके नहीं। वह ये भी कहती है कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं लेकिन आंसर्स मिलना जरूरी नहीं होता, इसलिए शायद न पूछना ही बेहतर है। चेन युएन कहता है अफसोस है क्योंकि वह वहां सबसे सुंदर होती, और प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में मौका मिला तो उसके स्कूल आएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो पैनिक कर रहा होता है। सोचता है वह तो बस पोलाइट बन रहा था, और अगर वह सच में आ गई तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ 4 डायमेंशन की चेस खेल रहे हैं। रॉय के थॉट्स बताते हैं कि उसे पता है अच्छे मर्दों के आसपास हमेशा सुंदर लड़कियां होती हैं, लेकिन जो उसका है वो हमेशा उसका ही रहेगा क्योंकि उसे अपने चार्म पर भरोसा है। वह स्वीट तरीके से चेन युएन को आज उस पर पैसा खर्च करने के लिए थैंक करती है, जैसे उसने अभी थोड़ी देर पहले 500 मिलियन खर्च किए हों। चेन युएन मौका देखता है और सजेस्ट करता है अगर उसे पार्टी में ना आने का अजीब लग रहा है तो वह उसे थोड़ा इंटरेस्ट पेमेंट दे सकती है। और रुओ सच में ऐसा करती है, झुककर उसके गाल पर किस करती है और जैसे हवा में स्पार्कल्स भर जाते हैं। वह कहती है ये उसका इंटरेस्ट पेमेंट है और अब उस पर उसका स्टैंप लग गया है, मतलब अब से वह उसका है। और शेन युएन अंदर ही अंदर पागल हो जाता है। वह मन ही मन चिल्लाता है कि ये बहुत औसम है। उसे लगता है उसका मिशन उसे जीतने का सफल हो रहा है। शेन युएन अपनी फेरारी से दूर चलता है, घर जाकर गेम्स खेलने का सोचता है। तभी कोई आवाज देता है क्या ये उसकी कार है। चेन मुड़ता है अपने यूजुअल स्टोइक एक्सप्रेशन के साथ, जैसे उसे पहले से पता हो पीछे कौन है, और सामने लिनशु तोंग और उसकी फ्रेंड रुअर रुई शॉक में खड़ी होती हैं। वो चमकती फेरारी को ऐसे देख रही होती हैं जैसे उन्होंने कोई गोस्ट देख लिया हो। उन्हें एक्नॉलेज तक किए बिना चेनियन अपनी कार का डोर बंद करता है और आवाज ड्रामेटिक तरीके से गूंजती है क्योंकि इस आदमी के पास उनके नॉनसेंस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। फेरारी तेज स्पीड में निकल जाती है, पीछे दोनों लड़कियां धूल में खड़ी रह जाती हैं और वो चेन युएन के साथ अपना चांस
लिटरली दूर जाते देखती रहती हैं। रॉरी तुरंत थ्योरी बनाना शुरू करती है कि चेन यान पहले अपनी वेल्थ के बारे में झूठ बोल रहा होगा और कहती है कि वो शायद लाई याओ से भी ज्यादा रिच है, या शायद वो शुआंग को टेस्ट कर रहा था। शोदोंग को फ्लैशबैक आता है उन सारे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का जब वो चेन युएन के करीब आ सकती थी लेकिन हर बार गलत चॉइस करती रही, और रियलाइजेशन अचानक उस पर गिरता है जिस पर वो चिल्लाती है कि उसने फिर गलती कर दी और अपनी डिसीजन से पूरी तरह टूट जाती है। शॉन रूरू के कंधे पर रोती है, कहती है उसने इतना बड़ा मौका खो दिया और शनन शायद उसे अब कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन रुएरी का जवाब बिल्कुल ठंडा होता है। वो बस कंफर्म करती है कि हाँ, शुआंग ने सच में मौका खो दिया, और टोन का ये चेंज साफ रेड फ्लैग फील होता है। फिर रॉय अपना असली चेहरा दिखाती है। वो कहती है करंट सिचुएशन में शुआंग के पास अब कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर उसकी जगह वो होती तो शायद अभी भी मौका होता। शट पूरी तरह शॉक हो जाती है, रूई को पकड़कर पूछती है इसका मतलब क्या है और क्या वो अभी भी चेन युएन के पीछे जाने की सोच रही है। रूई अब छुपाती नहीं है, कॉन्फिडेंस से कहती है चेन युएन आउटस्टैंडिंग है और उसे परस्यू करना बिल्कुल नॉर्मल है, और पूछती है शुआंग कर सकती है तो वो क्यों नहीं। फिर रुरुई आखिरी वार करती है। वो कहती है शायद चेन युएन शुआंग जैसी लड़की से टायर्ड हो चुका है और शायद उसे उसके जैसी लड़की पसंद हो। रुई एक्साइटेड होकर चेन युएन के क्लासमेट्स के गैदरिंग में जाने का बात करती है और अपनी फ्रेंड का चांस छीनने में उसे जरा भी शर्म नहीं होती। अब पूरा कैट फाइट शुरू हो जाता है। शूतोंग पलटकर बोलती है क्या रुई खुद को कोई रिच यंग लेडी समझती है, और बोलती है वो भी पैसे के लिए हैंग जुनकाई के बेड तक गई थी। शट पूरी तरह भड़क जाती है। रुई को चुप रहने को चिल्लाती है और उसे मार डालने की धमकी देती है, जैसे गुस्से की आग उसे घेर रही हो। अब दोनों जोर जोर से चिल्ला रही हैं। रुई शुआंग को ग्रीन टी कहती है और शुआंग तुरंत फ्रेंडशिप खत्म करने की बात करती है। आसपास क्राउड इकट्ठा हो जाता है। लोग दोनों लड़कियों को जमीन पर लड़ते देखते हैं और अपने फोन निकालकर ड्रामा रिकॉर्ड करते हैं। फोन्स लगातार क्लिक करते हैं और सब इस फ्रेंडशिप के पब्लिक तरीके से टूटने को रिकॉर्ड करते रहते हैं। सीन यूनिवर्सिटी कैंपस में शिफ्ट होता है। सॉकर फील्ड के पास रोने की आवाज गूंजती है। शॉन्ग वहीं बैठी टूट चुकी होती है। रोते हुए कहती है आदमी भी चला गया और बेस्ट फ्रेंड भी चली गई, उसने एक ही दिन में सब खो दिया। वो सोचती है चेन युएन लगातार बेहतर होता जा रहा है और उनके बीच डिस्टेंस और बढ़ता जा रहा है। वो रोते हुए भागती है और रियलाइज करती है अगर ऐसा चलता रहा तो उसका चेन युएन के साथ कभी चांस नहीं रहेगा। तभी एक आवाज उसे बुलाती है, कहती है रोना बंद करो, और पूछती है क्या वो लिन शुआंग है। अचानक चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। एक खूबसूरत ग्लासेस वाली वुमन सामने आती है, खुद को शेन शुए इंट्रोड्यूस करती है और उसका प्रेजेंस नजरअंदाज करना मुश्किल है। शॉन्ग कंफ्यूज हो जाती है जब शेन शुए उसे बिजनेस कार्ड देती है और पूछती है क्या वो उसकी कंपनी ज्वाइन करके इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना चाहेगी, और फिर वो हुक डालती है। शेन शुए कहती है उसके पास तरीका है जिससे शट चेन युएन को वापस पा सकती है, जो बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लगता। सीन अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर शिफ्ट होता है और हम चेन युएन के डॉर्म रूम में आते हैं। चेन युएन फ्लोर पर लेटा हुआ है और सोच रहा है आज रात बर्थडे पार्टी के लिए कौन सा गिफ्ट चुने, जैसे ये उसकी लाइफ का सबसे मुश्किल सवाल हो। उसका रूममेट कहता है बाहर वॉक पर जाकर कुछ खरीद लेते हैं। तभी दूसरा रूममेट नोटिस करता है लिन शुआंग ने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी है और सीन काफी वाइल्ड लग रहा है। वो लोग उसका स्ट्रीम खोलते हैं जिसका नाम टोंग टोंग लव्स टू ईट फिश है। करीब 3000 फॉलोअर्स हैं और टाइटल में किसी गॉड टीयर स्पेंडर यन का जिक्र है। शोदोंग कैमरा पर रो रही है, कहती है वो यानजोंग की फर्स्ट लव थी, कैसे फ्रेशमैन ईयर में मिले और उसने महीनों ऑड जॉब्स करके उसके लिए चीजें खरीदी। वो लगातार रोती है कि वो दोनों कितने स्वीट थे, लेकिन अब वो उसे नहीं चाहता। चैट उसे क्लाउड चेसिंग के लिए रोस्ट कर रही होती है, जिस पर चेन यान का रूममेट पूछता है क्या लिन शुआंग सच में इस यानजोंग के साथ रिलेशनशिप में थी, और चेनान दबी आवाज में उसे गाली देता है। चेनवान गुस्से से फट पड़ता है। उसे गुस्सा आता है कि वो विक्टिम बन रही है जबकि सब उसी ने खराब किया। फिर वो शांत होता है और समझता है लिन शुआंग इतनी चालाक मैनिपुलेशन खुद नहीं सोच सकती। चेन यन समझ जाता है कोई उसके ऑनलाइन एलियस यनजोंग की रेपुटेशन यूज कर रहा है अटेंशन लेने के लिए, और शू तोंग को पब्लिक ओपिनियन में विक्टिम बना रहा है। वो तुरंत एक कॉन्टैक्ट को कॉल करता है और पूछता है ये लाइव स्ट्रीम रूम किस कंपनी का है, क्योंकि उस पर कोई अटैक करे तो वो चुप नहीं बैठता। इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती है, लाइव स्ट्रीम ड्रीम मीडिया की है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेन शुई है। शेन्योंग की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो सोचता है बार बार प्रोवोक करने के बाद क्या उन्हें लगता है वो कुछ नहीं कर सकता। उधर ड्रीम मीडिया के ऑफिस बिल्डिंग में कोई शेन शुई को बताता है लिन शुआंग का लाइव स्ट्रीम 1 लाख पॉपुलैरिटी पार कर चुका है। शेन शुई कॉन्फिडेंस से बैठी है, लेग्स क्रॉस करके अपनी सक्सेस एंजॉय कर रही है। तभी उसका बॉस अंदर आता है, गुस्से में उसका फोरहेड फ्लिक करता है और पूछता है उसे पता है उसने किसे थ्रेटन किया है। कहता है उसकी एक बात उनकी कंपनी को बैंकरप्ट कर सकती है। बॉस चिल्लाता है ये कॉलेज स्टूडेंट असल में रिच बिग शॉट मिस्टर यान है, और पूछता है क्या उसने कभी इतना रिमार्केबल स्टूडेंट देखा है। शेनशु का चेहरा उतर जाता है जब उसे पता चलता है वही मिस्टर यान जिसने आधे महीने में सैकड़ों मिलियन खर्च किए। कोई रिसर्च दिखाता है मिस्टर यान की फर्स्ट लव लिन शुतोंग है और उसने 3 साल तक उसका पीछा किया था। शेनशुए का एक्सप्रेशन एक्साइटमेंट में बदल जाता है। वो सोचती है फर्स्ट लव हमेशा ब्यूटीफुल होती है, इसलिए मिस्टर यान के फीलिंग्स गहरे होंगे। उसकी आंखों में प्लानिंग चमकती है। वो कहती है यही उनका चांस है, जबकि वो पूरी सिचुएशन गलत समझ रही है।
शेनशुई सिगरेट का कश लेती है और समझाती है अगर वो लिन शुतोंग को पॉपुलर इंटरनेट सेलिब्रिटी बना दें तो मिस्टर यन का गुस्सा शांत होगा और शायद वो उनकी कंपनी फेवर करेगा। तभी उसका फोन बजता है, बॉस की कॉल आती है। शेनशुई कॉल उठाती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो चिल्लाती है उनकी कंपनी पूरे इंटरनेट से बैन हो गई क्योंकि चेन युएन मजाक नहीं करता। यही होता है जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज और जीरो पेशेंस वाले इंसान से पंगा लिया जाता है। चेन युएन अपने चैट ग्रुप में एक मैसेज भेजता है कि उसे ड्रीम मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं और वो चाहता है ये गायब हो जाए। और पूरे शहर में वो कैजुअल मैसेज एक एक्सटिंक्शन इवेंट शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में कंपनीज ड्रीम मीडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर देती हैं और उनके इन्फ्लुएंसर्स को डबल साइनिंग बोनस देकर ले जाती हैं। कोई टैक्स इवेजन की कंप्लेंट कर देता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होने की बात होती है। एक और कॉल आता है जिसमें फुल एसेट लिक्विडेशन शुरू होने की कन्फर्मेशन मिलती है क्योंकि वो आधे काम नहीं करता। ड्रीम मीडिया की बिल्डिंग के ऊपर जैसे तूफान के बादल इकट्ठा होते दिखते हैं जो सीन को और सही बना देते हैं। शेनशुई पूरी तरह घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कंपनी बैन हो गई और सारी कोऑपरेशन खत्म हो गई। तभी एक एम्प्लॉई और भी बुरी खबर लेकर आता है। मेजर शेयर होल्डर्स अपना फंडिंग वापस खींच रहे हैं और शेयर्स वापस खरीदने के लिए उन्हें 10 मिलियन चाहिए जो उनके पास है ही नहीं। अब वो डर से पसीना बहा रही है, डेस्परेटली सोच रही है आखिर इतना पावरफुल कौन है जो उसे इतनी जल्दी बर्बाद कर सकता है। तभी कोर्ट ऑफिशियल्स आ जाते हैं, अनाउंस करते हैं कि उसकी कंपनी का लोन 6 महीने से ओवरड्यू है और तुरंत सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स पहले ही शिप छोड़ने लगते हैं, पोलाइटली कहते हैं कि उन्होंने जाने का फैसला किया है और उसे फ्यूचर सक्सेस की विश करते हैं। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी थ्रेटन करता है कि अगर बिल्डिंग फीस नहीं दी तो ऑफिशियल एक्शन होगा क्योंकि जब डाउनफॉल आता है तो हर कोई किक करना शुरू कर देता है। कुछ ही घंटों में जो मीडिया कंपनी पहले थ्राइविंग थी वो पूरी राख बन जाती है। एम्प्लॉईज अपने बॉक्सेस पैक करते हैं और बाहर निकलते जाते हैं क्योंकि रुकने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। तब आखिर शेनशुई को समझ आता है ये जरूर मिस्टर यान ही है क्योंकि इतनी पावर उसी के पास है, लेकिन वो अब भी समझ नहीं पाती क्यों। इसी बीच लिन शुओंग की लाइव स्ट्रीम लॉज और रेगुलेशंस वायलेट करने की वजह से परमानेंटली बंद कर दी जाती है क्योंकि चेन युएन काम पूरी तरह करता है। कोई कंफर्म करता है बाकी क्लीनअप भी वो लोग संभाल लेंगे क्योंकि जब आप मिस्टर यान होते हैं तो लोग खुद चीजें ठीक कर देते हैं। ये मेस हैंडल होने के बाद हमारा मैन कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पर ध्यान देता है, जैसे प्रेसिडेंट शियाओ के लिए परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट ढूंढना। तभी अचानक एक औरत उसकी कार पर खुद को फेंक देती है और चेन युआन चिल्ला उठता है कि ये क्या हो रहा है। वो शेनशुए होती है, वो उससे मर्सी मांगती है, मानती है कि उससे गलती हुई और निकलने का रास्ता मांगती है। तभी सिस्टम उसे न्यू टारगेट बाइंड कर देता है और काउंटर अटैक शुरू हो जाता है। लेकिन शेन युएन अंदर से चिल्लाता है कि उसे ओल्डर विमेन में इंटरेस्ट नहीं है। वो ठंडे तरीके से कहता है इसे वार्निंग समझो, अपनी जगह पहचानो और फिर कभी उसे डिस्टर्ब मत करना, और उसे हटने को कह देता है। लेकिन डरने की बजाय वो जमीन पर बैठी उसे देखती रहती है। उसे नोटिस होता है कि ये मिस्टर यान असल में काफी हैंडसम है। वो घबराकर सोचती है वो कितना अट्रैक्टिव लगा, खासकर जब उसने कोल्ड तरीके से जाने को कहा, क्योंकि अपेरेंटली यही उसका टाइप है। उसका फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट्स और बढ़ जाता है। शेनवान ड्राइव करते हुए हैरान रहता है कि उसने उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, फिर भी फेवरेबिलिटी बढ़ रही है। इसी समय रिवरसाइड एस्टेट्स में गेस्ट्स विला नंबर 1 पर पहुंचते हैं, जिसकी कीमत कम से कम 50 से 60 मिलियन है। अंदर बर्थडे पार्टी पूरे जोश में चल रही है और लोग मजाक करते हैं क्या प्रेसिडेंट शाओ सीक्रेटली रिच फैमिली से है। तभी कोई वो सवाल पूछता है जो सब सोच रहे हैं, क्या ये विला सच में उसी का है। तभी जांग ली आती है, शाओयुकी की राइवल। वो बताती है कि वो अपने डैड के साथ इस विला कम्युनिटी आई थी और सुना था ये किसी बॉस होंग ने खरीदा है जो 30 या 40 में है। शाओयुकी की फ्रेंड तुरंत उसकी डिफेंस में आती है और पूछती है वो क्या इंप्लाई करना चाहती है। लेकिन एक और गेस्ट कहानी कंफर्म करता है कि मिस्टर होंग ने यहाँ अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और उसकी डॉटर 12 साल की है। क्राउड में विस्पर्स फैलने लगते हैं। लोग सोचते हैं क्या शाओयुकी ने ये प्लेस रेंट किया है या कुछ और सस्पिशियस है। तभी कोई अथॉरिटी से डॉक्यूमेंट्स टेबल पर पटकता है। प्रॉपर्टी डीड साफ दिखाता है कि ओनर सिर्फ शाओयुकी है और उसकी फ्रेंड कहती है कुछ लोगों को अपना फेस स्लैप करवाना पसंद होता है। अचानक सब शाओयुकी की तारीफ करने लगते हैं कि ग्रेजुएशन से पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम पाली, और वो मॉडेस्टली कहती है बस थोड़ा गुड लक था। लेकिन इतनी अटेंशन के बावजूद वो दरवाजे की तरफ देखती रहती है, सोचती है वो खास इंसान अभी तक क्यों नहीं आया। आखिर उसकी रेड फेरारी आकर रुकती है। हमारा लड़का आ गया। वो एक जायंट टेडी बेयर लेकर विला की तरफ चलता है। सोचता है कार दूर पार्क करे ताकि ज्यादा अटेंशन ना मिले क्योंकि अलग अलग स्कूल्स के लोग आए हैं। तभी उसके इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट होते हैं और पीछे से कुछ तेज आता फील होता है। एक येलो फेरारी तेज स्पीड में उसके पास से निकलती है, ऑलमोस्ट उसे रोड किल बना देती है। बाहर खड़े गेस्ट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, पहचान लेते हैं ये 4 मिलियन से ज्यादा कीमत वाली फेरारी 488 है और स्पेकुलेट करते हैं सीनियर तांग आ गया। कार से डिजाइनर शू बाहर आता है फुल रिच किड ड्रामा के साथ। वो टंग शू वन होता है
है, हु यूनिवर्सिटी का हार्ट थ्रॉब और टांग फैमिली ग्रुप का सेकंड सन। चेन युएन वहीं खड़ा अनइम्प्रेस्ड दिखता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और टेंशन तुरंत फील होती है। टांग अंदर से जल रहा है, सोचता है यूकी ने इस डर्टी रैट बास्टर्ड को बर्थडे पार्टी में क्यों बुलाया। वो चेन युएन के टेडी बेयर को देख जोर से मजाक उड़ाता है, पूछता है क्या ये रिडिकुलस चीज बर्थडे गिफ्ट है। तभी शाओयुकी आती है, बेहद रेडिएंट दिखती है और खुशी से बोलती है चेन युएन आखिर आ गया। वो कहती है वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी और जिस तरह वो उसे देखती है तांग शुआन के सामने ड्रामा बढ़ने वाला है। तांग शुआन बाहें खोलकर हग करने आता है जैसे कोई शो परफॉर्म करेगा, लेकिन शाओयुकी आसानी से डॉज कर देती है जैसे वो पहले से तैयार हो। चेन युएन टेडी बेयर दे देता है और यूकी उसे थैंक्स कहती है, जबकि तोंग शुएन पीछे से जल रहा है। पार्टी गेस्ट हैरान है, किसी ने उसे 20,000 युआन की वॉच दी थी तब वो ब्लिंक भी नहीं की, लेकिन टेडी बेयर से वो इतनी खुश है। टैंग कंफ्यूज खड़ा है, सोचता है वो इतने समय से यूकी के पीछे था और कोई रैंडम आदमी स्पॉटलाइट ले गया। तभी उसकी आंखों में विलन वाली चमक आती है, उसे एक आइडिया आता है। वो अनाउंस करता है उसके पास भी गिफ्ट है और यूकी को जरूर पसंद आएगा। चेन युएन को पहले ही कुछ सस्पिशियस फील होता है। उसके दिमाग में आता है ये रैट उसे अपर और लोअर क्लास का फर्क सिखाना चाहता है। गिफ्ट रिवील होता है, वो यामाहा CF6 प्रोफेशनल ग्रैंड पियानो होता है जिसकी कीमत मिलियंस में है। तांग कॉन्फिडेंस से कहता है ये आज की मेन कैरेक्टर के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। पूछता है क्या उसे स्पेशली प्रिपेयर्ड गिफ्ट पसंद है। यूकी कहती है उसे पसंद है, लेकिन तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की बात करती है क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। टांग हंसकर कहता है मनी बहुत मंडेन है, जैसे मिलियंस खर्च करना उसके लिए नॉर्मल हो। लेकिन वो यही नहीं रुकता, वो कहता है वो खुद कंपोज किया म्यूजिक भी गिफ्ट करना चाहता है ताकि अपनी टैलेंट दिखा सके। गेस्ट एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ये वियना कॉन्सर्ट के बाद उसका पहला पब्लिक पियानो परफॉर्मेंस है और कोई लाइव स्ट्रीम भी कर रहा है। उसकी उंगलियां कीज को छूती हैं और सब सांस रोक लेते हैं। म्यूजिक सच में खूबसूरत निकलता है, नोट्स ऐसे बहते हैं जैसे हवा में पिक्चर बना रहे हों। गेस्ट कहते हैं टैंग और प्रेसिडेंट श्याओ परफेक्ट मैच होंगे और कुछ लोग शिपिंग भी शुरू कर देते हैं। यूकी पोलाइटली थैंक्स कहती है और मानती है वो कंपेयर नहीं कर सकती। तभी टैंग ट्रैप लगाता है। चेन युएन की तरफ मुड़कर कहता है अगर उसने यूकी को इतना इंप्रेस किया है तो वो भी अपनी स्किल्स दिखाए। चेन युएन तुरंत समझ जाता है वो उसे सबके सामने एम्बैरस करना चाहता है, लेकिन पीछे हटने की बजाय वो काम स्माइल के साथ चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है अगर मिस्टर टैंग चाहता है तो वो प्ले करेगा। क्राउड कंफ्यूज हो जाता है, क्या चेन युएन को पियानो बजाना आता भी है। कुछ लोग पहले ही बोलने लगते हैं कि तांग उसे पूरी तरह एम्बैरस करने का सेटअप कर रहा है। तांग अंदर ही अंदर हंस रहा है, सोचता है ये लड़का अब खुद ही अपनी बेइज्जती करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है चेन युएन भी अंदर से चिल्ला रहा है क्योंकि उसे पियानो बजाने के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। तभी सिस्टम पॉपअप होता है और दिखाता है उसके पास 35 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं और अचानक सिचुएशन बेटर लगने लगती है। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि उसके पास पियानो स्किल नहीं है और 10 पॉइंट्स में अनलॉक करने का ऑफर देता है। मतलब अब हमारा लड़का म्यूजिकल प्रोडिजी बनने वाला है। वो पियानो पर बैठता है, सोचता है अगर टैंग उसे स्टेप बनाकर ऊपर चढ़ना चाहता है तो वो इमेजिन कर रहा है। फिर वो सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है उसे अभी 50 साल का पियानो एक्सपीरियंस दे दो। पावर उसके अंदर फ्लो होती है और अचानक दशकों की म्यूजिकल नॉलेज और मसल मेमोरी सीधे उसके ब्रेन में डाउनलोड होने लगती है। टंग नोटिस करता है चेन युआन के पूरे डिमेनियर में चेंज आ गया है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है। चेन युआन के हाथ कीज पर ऐसे चलते हैं जैसे कॉस्टन सीन है, जैसे इम्पॉसिबल मास्टरी हो। नोट्स ऐसे बहते हैं जैसे वो पूरी जिंदगी से बजा रहा हो। टैंग का जॉ ड्रॉप हो जाता है क्योंकि कोई इतनी जल्दी पूरा म्यूजिक मेमोराइज नहीं कर सकता, फिर भी चेन युआन फ्लॉलेसली बजा रहा है। चेन युआन स्मर्क करता है और सोचता है अगर टैंग अभी सरप्राइज्ड है तो रियल शो तो अभी शुरू हुआ है। उसके हाथ पियानो कीज पर ब्लर बन जाते हैं, स्पीड इंसानों से भी ज्यादा लगती है। टैंग अब पसीना बहा रहा है क्योंकि स्पीड इंसेन है, फिर भी एक भी नोट गलत नहीं है, हर साउंड परफेक्ट है। चेन युआन पूरी तरह जोन में है, ऐसी इंटेंसिटी और पैशन से बजा रहा है कि कमरे में हर कोई मेस्मराइज्ड हो जाता है। गेस्ट घबरा जाते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है दो लोग ड्यूएट बजा रहे हैं लेकिन बजा एक ही इंसान रहा है। कुछ लोग तो 4 हाथ देखने की कसम खाते हैं। क्राउड में कोई पहचानता है ये बेथोवन की रैपिड ऑक्टेव प्लेइंग टेक्निक है जो हिस्ट्री में लॉस्ट मानी जाती थी। इस टेक्निक के लिए ब्रूटल ट्रेनिंग चाहिए होती है, विल पावर, नेचुरल टैलेंट और एक्सट्रीम फिटनेस चाहिए। मास्टरी के बाद हर नोट प्रिसाइज और फियरस बनता है, ऑडियंस पर रूटलेस गैटलिंग गन की तरह गिरता है, उनके ईयर्स को कोई मर्सी नहीं देता। चेन युआन अब म्यूजिक में पूरी तरह खो जाता है। उसका पूरा अस्तित्व आधी सदी की मास्टरी चैनल करता है एक ही परफॉर्मेंस में, और एक फाइनल क्रेशेंडो के साथ परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। पीछे सिर्फ एकोइंग साइलेंस रह जाता है, पूरा रूम स्टंड साइलेंस में फ्रीज हो जाता है, सबके मुंह खुले रह जाते हैं। तंग शुविन भी जैसे इम्पॉसिबल चीज देख लेता है और हमारा लड़का कैजुअली सिगरेट निकालकर जला लेता है, जैसे उसने अभी सबकी एक्सपेक्टेशंस का म्यूजिकल अटैक नहीं किया। वो टैंग के पास जाता है और उसे सिगरेट ऑफर करता है और तंग शॉक में उसे एक्सेप्ट कर लेता है। चेन युआन हिम्मत करके टैंग से कहता है उसकी स्किल्स एक्चुअली काफी अच्छी हैं, अगर वो प्रैक्टिस जारी रखेगा तो जरूर सक्सेस पाएगा। तंग बस सिगरेट मुंह में लिए खड़ा रहता है, समझ नहीं पाता उसके साथ क्या हुआ। चेन युआन एक और बात कहता है, पियानो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मीडियम है, कंपटीशन या जेलसी का टूल नहीं। तंग बस वीक सा एक्नॉलेज कर पाता है क्योंकि अपनी ही स्पेशलिटी में
डिस्ट्रॉय होने के बाद कहने को कुछ बचता नहीं। क्राउड जोरदार अप्लॉज करता है। अब सब कहते हैं चेन युएन में हिडन टैलेंट है, और अब समझ आता है प्रेसिडेंट शाओ उसे अलग नजर से क्यों देखती है। तांग खुद अपनी कब्र खोद लेता है और शाओयू की चेन युएन को ऐसे देखती है जैसे उसने नया इंसान खोज लिया हो। सोचती है उसने सही आदमी चुना है जिसमें वेल्थ और आर्टिस्टिक कल्टीवेशन दोनों है। सिस्टम नोटिफाई करता है उसका फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट्स बढ़ गया। सच में इस स्पीड से वो उस पर फॉल हो रही है। और नोटिफिकेशंस आते हैं, फेवरेबिलिटी 95 पॉइंट्स क्रॉस कर जाती है, मतलब काउंटर अटैक सक्सेसफुल है। जोयू की ऑफिशियली लॉयल फॉलोअर बन जाती है और उसे 26 एलिगेंस पॉइंट्स रिवॉर्ड मिलते हैं, क्योंकि डिवोशन की भी बोनस होते हैं। सिस्टम अनाउंस करता है उसने इस टारगेट पर 78 मिलियन से ज्यादा खर्च किया और अब 7 मिलियन युआन रिबेट मिलेगा। चेन युआन अंदर से सेलिब्रेट करता है क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा कैश रिबेट है। 60 मिलियन खर्च करने के बाद विला खरीदना वर्थ था। वो सोचता है एक्स्ट्रा 25 एनहांसमेंट पॉइंट्स कहाँ लगाए, जब यूकी पास आकर कहती है उसने उसे बहुत सरप्राइजेस दिए। चेन युआन उसे देखता है और समझ जाता है इस मोमेंट को कैसे प्ले करना है। वो कहती है आज रात वो बहुत खुश है और उसे स्टार्स वाली आंखों से देखती है। वो झुककर पूछता है प्रेसिडेंट शियाओ उसे कैसे थैंक करेगी, क्योंकि इसे वो उसका सेकंड गिफ्ट मान सकता है। वो ब्लश करती है और उसे नॉटी कहती है। पीछे टंग शुएन सच में रो रहा है, मानता है वो पूरी तरह हार गया। महान तंग शुआन एक कोने में बैठकर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। तभी क्राउड में कोई नए अराइवल को देखता है और गास्प्स करता है। पूछता है क्या वो किन बिंज है, क्योंकि सीनियर किन भी आ गई। चेन युएन और शाओयू की दोनों उस नाम पर मुड़ते हैं, क्लियरली पहचानते हैं। डोरवे में सिलुएट दिखता है और पूरा रूम उसे गॉडेस बुलाने लगता है, क्योंकि वो सब बदलने वाली है। वो किन बिंग शू है जिसने 4 साल से कैंपस ब्यूटी रैंकिंग टॉप की है, लेकिन वो सिर्फ लुक्स से फेमस नहीं है, वो मेल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टाइल एटीट्यूड के लिए नोटोरियस है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि इनिंग शू शायद लेस्बियन है। एविडेंस भी काफी स्ट्रांग लगता है, और क्योंकि वो और शाओयू की दोनों बेहद खूबसूरत हैं, लोग उन्हें कपल की तरह शिप भी करते हैं। लेकिन पीछे एक बैक स्टोरी है जिसमें पुलिस सही समय पर पहुंचती है। पुलिस समय पर आ गई और वो फिजिकली अनहार्म्ड बच गई, लेकिन इमोशनल डैमेज हो चुका था। उसे वर्स होने से पहले बचा लिया गया था, पर ट्रॉमा गायब नहीं हुआ। उस दिन के बाद से उसे सभी मर्दों से डीप अवर्जन हो गया, जो अब समझ आता है। शाओयू की अचानक चेन युएन से पूछती है उसके हिसाब से ज्यादा खूबसूरत कौन है, वो या शिनबिंग शू। चेन युएन स्मूथली जवाब देता है 1000 नदियों में वो सिर्फ एक लेडल लेता है और उसके दिल में वही सबसे सुंदर है। लेकिन अंदर से वो चिल्लाता है उसे किन बिंगो जैसी औरतों से दूर रहना है, क्योंकि उसके सीरियस इश्यूज हैं और वो बस लॉयल डॉग बनकर जिंदा रहना चाहता है। तभी यूकी खुश होकर सीनियर किन को पास बुलाती है और चेन युएन अंदर से घबरा जाता है। हुन बिंग शुए पास आती है और ट्रैफिक की वजह से लेट होने की अपॉलॉजी देती है और बेहद स्टनिंग लगती है। यूकी एक्साइटेड होकर चेन यान को इंट्रोड्यूस करती है बिना खतरा समझे। हुन बिंग शू पूछती है क्या अभी पियानो उसी ने बजाया था, और उसके कंफर्म करते ही वो समझ जाती है सामने कौन है। फिर वो उस पर टूट पड़ती है, कहती है वो हर जगह लड़कियों को अट्रैक्ट करता है और एम्बिग्यूअस रिलेशंस रखता है। टैलेंट है लेकिन मॉरल्स नहीं, और वो बेसिकली रबिश है। चेन युएन अंदर से गुस्से में जल रहा है, जबकि यूकी उसे रोकती है और समझाती है सीनियर चिन की टंग शार्प है लेकिन हार्ट सॉफ्ट है। सिस्टम उसे केन विंगर के स्टैट्स दिखाता है। अपीयरेंस 9.3, फेवरेबिलिटी 80 पॉइंट्स और रिवॉर्ड स्किल कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी है। शेन युएन सिस्टम पर ही भड़क जाता है, पूछता है शेनशुए के बाद किम्बिंग शा को बाइंड क्यों किया, क्योंकि वो इस औरत से डील नहीं करना चाहता। पार्टी यूकी के लग्जरियस विला में चलती रहती है।